इस कहानी का हीरो एक दिन अनजाने में जमीन पर पड़ी सूखी लकड़ी पर पैर रख देता है। लकड़ी टूट जाती है और अचानक उसका अजीब सिस्टम अनाउंस करता है कि उसने एक भयंकर ड्रैगन की पेटी बना दी है। भाई ये क्या लॉजिक है? एक सूखी लकड़ी टूटने से ड्रैगन का टिकट कैसे कट गया? लगता है ये सिस्टम थोड़ा सस्ते नशे करके बैठा है। कहानी यही नहीं रुकती। इस लड़के ने एक आम से कॉकरोच को अपने हाथ के पिछले हिस्से से हल्का सा थप्पड़ मारकर पैक कर दिया। बदले में उसे एक तगड़ी डिवाइन स्किल मिल गई जिसका नाम था इमॉर्टल बॉडी। ये उल्टा लॉजिक देखकर खुद सिस्टम भी कंफ्यूज होने लगा कि उसके अंदर कोई और सिस्टम तो नहीं। दरअसल हीरो को एक पैरेलल वर्ल्ड में भेज दिया गया है जहाँ सब कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इसकी स्किल्स एकदम कचरा है। ऊपर से जो सिस्टम इसको मिला है वो पूरी तरह बेवकूफ है। वो हमेशा फालतू और गलत वार्निंग्स देता रहता है जिसका कोई सेंस नहीं बनता। एक दिन जब हीरो आराम से अपनी नींद पूरी कर रहा था, अचानक उसके दिमाग में सिस्टम की एक गूंजती हुई आवाज आई। सिस्टम ने वार्निंग दी कि उसने एक नए किंग रैंक बीस्ट का पता लगाया है जिसका भयंकर नाम इमॉर्टल किंग ज़ेन है। सिस्टम वहां परेशान होकर चिल्लाने लगा कि भागने का कोई टाइम नहीं बचा है, इसलिए तुरंत अपनी आखिरी वसीयत लिख लो। हीरो आंख मलते हुए नींद से उठा और फर्श पर देखा। वहां सामने बस एक आम सा कॉकरोच बैठा था। वो थोड़ा बड़ा और बदसूरत जरूर था, लेकिन हीरो के जूते के सोल से ज्यादा भारी नहीं था। भाई यहाँ पे तो पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया। एक सस्ते कॉकरोच को सीधा किंग रैंक का बीस्ट बोलना सच में राइटर का प्लॉट आर्मर चमकाने का तरीका है। बिना वक्त बर्बाद किए हीरो ने अपना जूता उठाया और उस कॉकरोच को कुचलकर उसकी वहीं पर आसानी से पेटी बना दी। सिस्टम की स्क्रीन पर तुरंत एक खुशी भरा नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ कि उसने एक हायर किंग बीस्ट को हरा दिया है। नोटिफिकेशन में लिखा था कि इस इम्पॉसिबल जीत के बदले उसे एक भयंकर ओवरपावर्ड डिवाइन टैलेंट इमॉर्टल बॉडी मिला है। इसका सीधा मतलब था कि हीरो की कोई भी चोट बिजली की रफ्तार से तुरंत रीजनरेट हो जाएगी। हीरो गुस्से में सिस्टम को सुनाने ही वाला था कि तभी एक ताकतवर एनर्जी की लहर उसके शरीर के अंदर तेजी से घूमने लगी। उसने अपनी मुट्ठियां कसी और पहली बार उसे अपने अंदर एक नई शक्ति का एहसास हुआ। ये शक्ति इस कल्टीवेशन वर्ल्ड की सबसे जरूरी चीज ज़ेनची थी। हीरो को यकीन नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई यही थी कि सिस्टम का दिया हुआ ये अजीब बफ पूरी तरह असली था। इस सब के बाद वो नॉर्मल इंसानों के मुकाबले मार झेलने में ज्यादा मजबूत बन गया, लेकिन उसे अपनी असली ताकत छुपाकर शांति से आगे बढ़ना था। इसलिए हीरो ने चुपचाप एक बड़ी लाइब्रेरी में गुप्त मार्शल आर्ट्स मैनुअल्स की निगरानी करने वाले मामूली सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर ली। उसने लगातार मेहनत करके उन मैनुअल्स को पढ़ा, लेकिन उसकी नेचुरल एबिलिटी सच में बहुत ज्यादा खराब और रद्दी थी। पूरा 1 महीना लगातार ट्रेनिंग करने के बाद भी वो बेसिक मैनुअल को नहीं समझ पाया। जब वो थक कर बाहर जाने वाला था, तभी सिस्टम की आवाज दोबारा आई। सिस्टम ने एक खतरनाक बीस्ट एम्परर के ऑरा को डिटेक्ट किया था। सिस्टम ने ऑर्डर दिया कि तुरंत भाग निकलो, वरना तुम्हारा टिकट यहीं कट जाएगा। हीरो को हंसी आई और उसने सोचा पिछली बार कॉकरोच को किंग रैंक बताया, इस बार जरूर कोई मच्छर होगा। लेकिन अचानक दुश्मन के स्टैट्स नजर आए। रेस डिमोनिक ऑर्ब ऑफ द पर्पल सोल, लेवल येलो एम्परर, टैलेंट इन्नेट इंटेलिजेंस, हॉबी इंसानों के मार्शल आर्ट्स पढ़ना। ये डिटेल पढ़कर हीरो घबरा गया क्योंकि ये सच में एक बड़ी प्रॉब्लम लग रही थी। लेकिन किस्मत का खेल देखो, इस अनाड़ी गार्ड ने गलती से उस छोटे येलो एम्परर रैंक मॉन्स्टर को भी आसानी से कुचलकर पैक कर दिया। सिस्टम ने खुश होकर एक नया इनाम डिक्लेयर किया। रिवॉर्ड में हीरो को द 5 डिवाइन एलिमेंट्स और 20 साल का फ्री कल्टीवेशन मिल गया। एक ही झटके में वो सीधा ज़ीनचियन रेन तक पहुंच गया। पूरी जियांगसू शहर में लोग कहते थे कि वहां मुश्किल से 3 लोग ही ज़ीनचियन रेन तक पहुंच पाए थे। अब हीरो के पास खुद की रक्षा करने के लिए ठोस ताकत आ चुकी थी। थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि पिछले रिवॉर्ड में उसे डिवाइन अंडरस्टैंडिंग नाम की एक और एबिलिटी मिली थी। जैसे ही उसने इसे सोचा, लाइब्रेरी ने पढ़े सारे मार्शल आर्ट्स का ज्ञान उसके दिमाग में तेजी से वापस आने लगा। द आर्ट ऑफ द स्वॉर्ड ऑफ द लाइट ब्रीज हो या मार्च ऑफ द 7 स्टार्स, हर टेक्निक उसने परफेक्ट तरीके से मास्टर कर ली थी। ये गजब का चीट कोड एक इल्यूमिनेशन स्पेस की तरह काम करता था, जहां वो इंस्टेंटली सब कुछ सीख लेता था। इसके बाद उसके दिमाग में एक तगड़ा आइडिया आया। उसने खुद की एक मार्शल आर्ट्स टेक्निक बनाने का फैसला किया। वो लाइब्रेरी वापस गया और तलवारबाजी के मैनुअल्स पर फोकस करने लगा। कुछ ही दिनों की मेहनत के बाद उसने 10 कठिन स्वॉर्ड टेक्निक्स को मास्टर कर लिया। हजारों रेपिटेशंस के बाद वो एक आर्ट ऑफ द एक्सटेंटियन स्वॉर्ड बन गई। अपनी नई ताकत को टेस्ट करने के लिए वो बाहरी सुनसान इलाके में गया। दिमाग में एक छोटा विचार आते ही एक जबरदस्त इंटेंशन हवा में लहराने लगी। उसके हाथ की तलवार अचानक 10 मीटर लंबी रोशनी की ब्लेड में बदल गई। उसने इतनी तेजी से हवा चीरी कि एक पल में पहाड़ की चोटी कटकर 2 टुकड़ों में टूट गई। इस ओवरपावर्ड टेक्निक का उसने नाम रखा अ स्वॉर्ड टू ओपन द डोर्स ऑफ हेवन। पहाड़ का वहां बिना बात ही टिकट कट गया, लेकिन उसने अचानक अपनी स्पाइन के पीछे एक खतरनाक ऑरा महसूस किया। उसने फटाफट अपनी नई मार्च ऑफ द 7 स्टार्स एबिलिटी को एक्टिवेट किया और फील्ड से भाग निकला। अगले कुछ दिनों तक उसने लाइब्रेरी में आम ड्यूटी करना जारी रखा। प्रॉब्लम ये थी कि वो पहाड़ वाली इंसिडेंट की स्टोरी पूरे शहर में तेजी से वायरल हो चुकी थी। शियांग हे शहर में सिर्फ उसी अनजान स्वॉर्ड्समैन की चर्चा चल रही थी।
हर इंसान उस मास्टर की ताकत से हैरान था और सोच रहा था कि वो ओवर पावर्ड हीरो आखिर कौन है। हमारे हीरो ने इन सब से बचने के लिए लाइब्रेरी को कुछ और वक्त तक भूलने का बड़ा फैसला किया। पर अचानक एक जवान लड़की के वहां आने से एक नई बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रकट हुई। सिस्टम में जोर से अलर्ट बजा कि वहां एम्प्रेस की प्रेजेंस डिटेक्ट हुई है। सिस्टम रोते हुए बोला कि वहीं रुको, तुरंत घुटने टेक दो और बिना कोई देरी के उसकी शिष्या बन जाओ। भाई ये क्या लॉजिक है? एक गॉड लेवल मास्टर अचानक एक मामूली लगने वाली बच्ची के आगे घुटने टेक दे। लगता है राइटर ने यहाँ कुछ ज्यादा ही सोच लिया है। हीरो ने उस भोली ल्यू रुआन की तरफ देखा जो 18 साल की लग रही थी और पूरी तरह खोई हुई थी। एक महान एम्प्रेस को इस तरह इतनी बेचारी नहीं लगना चाहिए था। उसे तो बिल्कुल कोल्ड और इनएक्सेसिबल ब्यूटी होना चाहिए था, जिसके पास आम लोगों का जाना नामुमकिन हो। जब हीरो सोच में डूबा था तभी सिस्टम की डेटा विंडो पॉपअप हुई। वहाँ साफ नाम लिखा था, ल्यू रुआन, लॉन्गेविटी 500 साल, उम्र 18 साल और सपोर्ट लेवल पूरी तरह मैक्स होने वाली थी। ये कोई बकवास नहीं बल्कि सिस्टम के दिए सच्चे स्टैट्स थे। बिना एक सेकंड गवाए हीरो तुरंत उस लड़की को अप्रोच करने आगे बढ़ा। थोड़ी बातचीत के बाद पता चला कि लड़की की उम्र वाकई 18 साल थी। अचानक हीरो के दिमाग की बत्ती जली और एक तगड़ी इल्यूमिनेशन हुई। हीरो आखिरकार इस अजीब सिस्टम का राज पूरी तरह समझ गया। दरअसल ये पगला सिस्टम सिर्फ 500 साल आगे की इवॉल्व वर्जन को ही देखता था। चाहे छोटा कॉकरोच हो या मकड़ी, सब 500 साल बाद खतरनाक कॉम्बैट बीस्ट बनने वाले थे। ये सिस्टम वाकई टू स्ट्रॉन्ग था। ये समझने के बाद हीरो को लगा कि उसे इस लड़की से थोड़ी ज्यादा इज्जत से बात करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल ये ल्यू रुआन सिर्फ लेवल 8 की एक बेहद कमजोर लड़की थी। उसके मुकाबले में हमारा हीरो बहुत ज्यादा पावरफुल और अनुभवी था। अगर हीरो खुद उसके सामने शिष्या बनने की भीख मांगेगा तो वो डेफिनेटली उसे एक बुढ़ा और मलिशियस पर्वर्ट समझेगी। यहाँ पे तो पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया है। कैसा सिस्टम है जो हीरो की ऐसी बुरी बेइज्जती करवा रहा है? दूसरी तरफ हीरो उस तगड़े बॉस वाले महान रिवॉर्ड को कभी भी हाथ से जाने नहीं दे सकता था। इसलिए उसने चुपचाप उस लड़की का पीछा करना शुरू किया। वो ऐसी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी की तलाश में था जहां वो बिना शक के अपना असर डाल सके। उसे ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए पता चला कि ल्यू रुआन दरअसल एक कमाल की सोर्ड्समैन थी, जिसका मास्टर खुद मार्शल आर्ट्स एकेडमी का महान ओनर था। उसकी पूरी जनरेशन की सबसे बड़ी जीनियस वही लड़की मानी जाती थी। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा जब तक हीरो उस पहाड़ की उस खास जगह तक नहीं पहुंचा जिसे उसने खुद अपनी तलवार से काटा था। हीरो ने हैरानी से सोचा कि क्या ये लड़की असल में उसकी बहुत बड़ी फैन है। तभी हीरो को अचानक याद आया कि उसने भला कब इस सिस्टम के दिए बकवास स्क्रिप्ट को ठीक वैसे ही फॉलो किया था। सिस्टम ने तो उसे दुश्मनों से डरकर भागने को कहा था, पर उसने भागने के बजाय विरोधी की तुरंत पेटी बना दी थी और उसके बावजूद हीरो को उसका पूरा रिवॉर्ड मिला ही था। हीरो उस भोली ल्यू रुआन का टिकट तो नहीं काट सकता था, पर क्या ये देखना सबसे ज्यादा एंजॉयबल नहीं होगा कि हीरो उस लड़की को खुद का शिष्या बनने की भीख मंगवाए। उस लड़की के पास सच में एक सर्टेन टैलेंट था, इसलिए काली केप और स्ट्रॉ हैट पहनकर हीरो ने अपना नया रूप बदला। वो बिजली की तेजी से उस लड़की के ठीक सामने जमीन पर लैंड हुआ। अब वक्त था कि उसको डर से शिवर करवाया जाए। हीरो के पिछले स्वॉर्ड ब्लो की रेजिडुअल ऑरा हवा में अभी तक रेजोनेटिंग कर रही थी। हीरो ने भारी आवाज में कहा कि ये हवा बहुत शोर मचा रही है, क्या मैं ऐसे ही मम्बल कर रहा हूँ? एक पल में साइलेंस छा गया। लड़की का एक्सप्रेशन रैडिकली बदल गया। उस खतरनाक ऑरा को बुढ़े ने मामूली इशारे से डिसिपेट कर दिया। लड़की ने डरते हुए पूछा कि क्या आप ही महान सुप्रीम सोर्ड्समैन हैं? तभी सिस्टम जोर से चिल्लाया कि एम्प्रेस पास में है, ये अपॉर्चुनिटी एफेमेरल है, तुरंत घुटने टेक दो। हीरो ने सिस्टम को बिल्कुल इग्नोर करके बोला कि तुम्हारे पास कमाल की प्री डिस्पोजिशंस हैं, क्या तुम मेरी अप्रेंटिस बनोगी ल्यू रुआन? ये शब्द सुनते ही लड़की खुशी से उछल पड़ी। क्या आसमान से गिरी ये सैक्रेड अपॉर्चुनिटी सच में रियल थी? जिस महान मास्टर के वो दिन रात सपने देखती थी, वो आज खुद उसे अपनी डिसाइपल बनाना चाहता था। बिना एक सेकंड सोचे उसने हीरो के ठीक सामने जमीन पर अपना सर झुकाकर प्रोस्ट्रेट किया। जमीन पर सर पटकते हुए डोंग 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 की आवाज आई। 3 बार जोर से सर झुकाने के बाद ऐसा लगा जैसे सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया हो। 1 सेकंड बीत जाने के बाद आखिरकार नोटिफिकेशन प्रकट हुआ। सिस्टम ने हैरान होकर कहा कि महान एम्प्रेस ने तुम्हारे आगे घुटने टेक दिए हैं। तुम सच में एक मॉन्स्टर हो। हाईएस्ट टाइटल के लिए तुमको बधाई। इनाम में हीरो को डिवाइन जिवई स्वॉर्ड, एंटी एम्पैथेटिक ग्राउंड लेवल डिस्प्लेसमेंट टेक्निक, द महान आर्ट ऑफ द स्वॉर्ड और 50 साल का कल्टीवेशन पावर मिला। हीरो ने लड़की को चेतावनी दी कि आज जो हुआ उसे कभी बाहर डिस्क्लोज नहीं किया जाए। हीरो तुरंत एक सीक्रेट वैली चला गया। सच में रिवॉर्ड्स बेस्ट थे। जैसे ही हीरो ने मयान से चमकती डिवाइन जिवई स्वॉर्ड निकाली, पूरा यूनिवर्स कांप उठा। उस स्वॉर्ड का क्रिस्टलीन सॉन्ग और डिवाइन बर्स्ट आसमान को पिघला रहा था। इस ऊर्जा ने शहर के सभी गार्ड्स को अलर्ट कर दिया। हीरो ने 50 साल की ताकत को एसिमिलेट करना शुरू किया। एक डेंस की ने विशाल व्हर्लविंड का आकार ले लिया। उसकी कल्टीवेशन ज़्यानतियन रेल्म के टॉप लेवल पर पहुंच गई। आखिरकार वही सुप्रीम टेक्निक मिली, द आर्ट ऑफ द स्वॉर्ड दैट कट्स थ्रू द स्काइज।
बाहर खड़ी लोगों की विशाल भीड़ और एक्सपर्ट्स स्वॉर्ड की भयंकर प्रेशर से डर गए। अंदर हीरो ने वही आसमान चीरने वाली तलवार को मास्टर करके खुद को हमेशा के लिए पूरी तरह एनोनिमस ही रखा। हमारे हीरो ने एक लंबी सांस छोड़ी। आसमान को चीरने वाली स्वॉर्ड आर्ट उसने मास्टर कर ली थी। फिर उसने अपना नाम छुपाकर अनोनिमस रहने का फैसला किया। झुककर सम्मान देने के बाद वो चुपचाप निकल गया। पर इस घटना ने तहलका मचा दिया। ये पहाड़ और घाटी अब वे ऑफ द स्वॉर्ड का अजूबा बन चुके थे। भाई, पहाड़ बीचों बीच काट दोगे तो हेडलाइंस बनेंगी ही ना। लगता है राइटर ने लॉजिक को छुट्टी दे दी है। अगले दिन हीरो लाइब्रेरी पहुंचा। उसने वादा किया कि वो असली शक्ति नहीं दिखाएगा। जैसे ही वो दूसरे फ्लोर पर गया, सिस्टम का अलर्ट बजा। सिस्टम ने बताया कि खतरनाक क्रिम्सन डीमन आ चुका है। सिस्टम चिल्लाया कि वहीं रुक जाओ और भाग जाओ। फिर कंफ्यूज होकर बोला, नहीं नहीं, मेरा मतलब है अपने शिष्य को आगे भेज दो। यहाँ पे पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया है। कैसा डरपोक सिस्टम है भाई। हीरो सोचने लगा कि मॉन्स्टर जल्दी स्पॉन हो रहे हैं। उसे रिवॉर्ड की परवाह नहीं थी क्योंकि मिशन बहुत मुश्किल था। मैदाने जंग में मार्शल आर्ट्स एकेडमी के डायरेक्टर ने स्वॉर्ड ड्राइंग आर्ट का छोटा वर्जन दानव पर चला दिया। बदकिस्मती से वो विशाल दानव 3 मास्टर्स के हमले से कमजोर नहीं पड़ा। भयंकर चीख निकालते हुए क्रिम्सन डीमन का जहर हर तरफ फैल गया। जो गार्ड्स खून के संपर्क में आए, उनकी तुरंत पेटी बना दी गई। डायरेक्टर और बाकी 2 मास्टर्स भी जख्मी होकर गिर गए। ठीक उसी वक्त झील के ऊपर से एक परछाई गुजरी जिसकी तलवार आसमान खोलने की ताकत रखती थी। हीरो ने देखा और सोचा कि उसकी स्टूडेंट लियू रुयांग तारीफ के काबिल है। इस हमले ने शुइजी दानव के सीने में घाव किया, पर इस चक्कर में लियू रुयांग की वाइटल एनर्जी खत्म हो गई। उसकी तलवार टूटकर चकनाचूर हो गई। जब दानव उसकी तरफ बढ़ा तो लियू रुयांग के पास बचने की ताकत नहीं थी। हीरो ने सांस ली क्योंकि अब उसकी ज़ैंग हाई यानी गॉड ऑफ द स्वॉर्ड वाली आइडेंटिटी राज नहीं रहेगी। हीरो ने हाथ उठाया और बोला कि स्वॉर्ड की ऑरा 30,000 मीलों तक फैल जाए। उसकी अकेली आत्मा 19 प्रांतों को जमा देने के लिए काफी थी। उसने आदेश दिया, स्वॉर्ड मेरे पास आओ। भाई, क्या ओवर ड्रामेटिक डायलॉग बाजी है। सीधा अटैक करता, पर पहले कविता सुनानी जरूरी है। हीरो के इस रूप ने बीच बचाव किया। शुइजी दानव स्वॉर्ड की ऑरा से दब गया और डर के मारे सुन्न पड़ गया। उस डिवाइन स्वॉर्ड ने दानव के शरीर को चीर दिया और उसका लाल ढांचा झील के पानी के साथ फट गया, यानी उसका परमानेंट टिकट कट गया। मॉन्स्टर की आखिरी नजर पूछ रही थी कि नया बॉस कौन है। तभी सिस्टम ने बोला कि झील और गॉड लेवल स्वॉर्ड ने युवांची दानव को पूरी तरह पैक कर दिया है। इनाम में हीरो को अल्टीमेट डिवाइन टेक्निक मिली। उसे आर्ट ऑफ द क्रिम्सन गॉड के साथ 20 साल का एक्स्ट्रा कल्टीवेशन एक बफ के रूप में मिल गया। अटेंशन से बचने के लिए हीरो शहर के सूने इलाके की तरफ भाग गया। वहां उसने 20 साल के कल्टीवेशन को अपने अंदर शामिल कर लिया। उसका लेवल अब तुरंत नए मुकाम पर पहुंच गया। इस शक्ति को महसूस करके हीरो समझ गया कि पुराने मास्टर्स की इज्जत ऐसे ही नहीं थी। ये आर्ट ऑफ द क्रिम्सन गॉड उसे बहुत पसंद आई। इस तकनीक से वो अपना क्लोन बना सकता था, जिसे सन ऑफ द क्रिम्सन गॉड कहा जाता। इसका मतलब था कि अब हीरो एक वक्त पर कई नौकरियां कर सकता था। उसकी सैलरी बढ़ जाएगी। भाई साहब, बंदे को गॉड लेवल पावर मिली है और ये नौकरी कैलकुलेट कर रहा है। ये खबर तेजी से अधिकारियों तक पहुंच गई कि एक अकेले शख्स ने क्रिम्सन डीमन की पेटी बना दी है। टेंशन ये थी कि शंघाई के 3 एक्सपर्ट्स उस कीड़े के हाथों पैक होने वाले थे, इसलिए उन्होंने छानबीन के लिए इंस्पेक्शन टीम भेज दी। इन घटनाओं के बाद भी हीरो ने लाइब्रेरी में अपना सिक्योरिटी गार्ड वाला काम जारी रखा। वो लाइब्रेरी ज्ञान की सच्ची खान थी। जैसे जैसे उसने मैनुअल्स पढ़कर मेंटली बसाया, उसकी हेवनली डोर खोलने वाली स्वॉर्ड आर्ट परफेक्ट होने लगी। अब वो अल्टीमेट मास्टर लेवल टेक्निक बन चुकी थी। हीरो सोचने लगा कि उसकी मौजूदा ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि पूरे प्रोविंस में उसके टक्कर का कोई नहीं था। वो एक शांत जिंदगी बता रहा था। पर एक शाम जब वो घर लौट रहा था, चलते चलते उसकी आंख लग गई। अरे भैया, चलते चलते कौन सो जाता है? ये तो प्लॉट आर्मर की हदें पार कर गया। जब नींद खुली तो नई मुसीबत घर में इंतजार कर रही थी। हीरो शहर के किनारे पुराने रेजिडेंशियल बिल्डिंग में रहता था। जब वो 6ठे फ्लोर की तरफ अंधेरे कॉरिडोर से चढ़ रहा था, अचानक डरावनी भूतनी जैसी आकृति प्रकट हुई। वो एक आत्मा जैसी औरत थी जिसने सफेद उड़ती ड्रेस पहनी थी और लंबे बालों ने चेहरे को ढक रखा था। हल्की रोशनी में परछाई देखकर कोई भी सोचता कि ये नरक में आ गया है। बड़े से बड़ा हिम्मती इंसान भी नजारा देखकर मान लेता कि ये नॉर्मल बात नहीं है। जैसे ही हीरो इस कश्मकश में फंसा था कि भागना चाहिए या हमला, ठीक उसी वक्त दिमाग में सिस्टम का अलर्ट बजा। सिस्टम ने चेतावनी दी कि सामने एक खतरनाक स्पिरिचुअल बीस्ट है जो असल में एक 9 टेल्ड फॉक्स थी। सिस्टम बोला कि समझदार योद्धा वही है जिसे पता हो कब पीछे हटना है, इसलिए वहीं रुको और भाग लो।
पर हीरो ने गौर से देखा कि वो सिर्फ एक 9-tailed फॉक्स थी, यानी बेचारी लोमड़ी। हीरो का आत्मविश्वास जाग उठा। उसने अकड़कर लोमड़ी से बोला कि असली मास्टर के सामने बेवकूफी दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने तो देखते ही समझ लिया था कि तुम इंसान नहीं हो। फिर चिढ़कर बोला, भाई तेरा दिमाग खराब है क्या? उसने सिस्टम में चेक किया तो पता चला कि स्पीशीज 9-tailed फॉक्स थी। उसका लेवल जियांतियन रेल्म के इनिशियल स्टेज पर था और स्किल किंग की इल्यूजन थी। भाई ये राइटर थोड़ा ठरकी लग रहा है, ऐसी अजीब स्किल का यहाँ क्या काम? हीरो ने तलवार निकाली और लोमड़ी को धमकी दी। उसने कहा कि जिंदा बचने के लिए तेरे पास 2 रास्ते हैं। पहला, तू अभी मुझे अपना मास्टर मान ले और मेरे इशारे पर काम कर, या फिर दूसरा, मैं तेरा टिकट काट कर तुझे पैंट्री में रखी फर जैकेट में बदल दूंगा। पहले तो लोमड़ी ने चौड़ में आकर कहा कि सच्चा वॉरियर अपमान से ज्यादा बर्बादी पसंद करता है, पर अगले सेकंड वो भीगी बिल्ली बन गई और बोली, आज से आप ही मेरे मास्टर हैं। घर पहुंचने के बाद जब वो शक्तिशाली लोमड़ी चुपचाप सफाई कर रही थी और पोछा लगा रही थी, तब वो बस रोकर हीरो से भीख मांग रही थी कि उस पर दया करे। तो ये लोमड़ी डराने वाले भूतों का नाटक करती थी। जब लोग बेहोश होते तब वो स्पिरिचुअल एनर्जी चूसती थी। उसने नहीं सोचा था कि इस खस्ता हाल नेबरहुड में मास्टर छुपा होगा। भाई ये क्या लॉजिक है? एक बीस्ट झोपड़पट्टी में क्या कर रही है? लगता है राइटर ने ज्यादा सोच लिया। अचानक हीरो ने माथा पीटा। उसे एक बात याद आई। उसने पूछा कि रिवॉर्ड्स कहाँ हैं? बिना इंतजार किए उसने फर वेस्ट वाली एक प्रोडिजी को एम्प्लॉय की तरह काम पर लगा दिया। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी। सिस्टम ने अनाउंस किया कि होस्ट को एक्सीएंटियन कॉन्टेम्पलेशन मेथड मिला है। इसके साथ हीरो को 20 साल का एक्स्ट्रा कल्टीवेशन मिला, जो उसे सीधा ग्रेट मास्टर्स के इंटरमीडिएट लेवल पर प्रोपेल करता है। ये टेक्निक स्पिरिचुअल पावर की डिवाइन टेक्निक थी। लगा कि जीनियस बनना पास खा। अगले दिन हीरो नई पावर्स टेस्ट करने एनफेंग पहाड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वहाँ लियू रुयांग से मुलाकात होगी। उस वक्त ढलता हुआ ट्वाइलाइट छा गया था। वो अकेली और बेबस लग रही थी और उसकी टॉर्मेंटेड स्पिरिट को हीरो के डिवाइन स्टोन ने कैप्चर कर लिया था। हीरो को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसकी ज़ेन ची पूरी तरह क्योटिक और खाली हो चुकी थी। उसकी अप्रेंटिस बस थोड़ी देर में खतरनाक ची डेविएशन का शिकार होने वाली थी। यहाँ पे तो पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया। एक टॉप फाइटर ऐसे डेविएशन में कैसे जा सकती है? हीरो ने सोचा कि ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। वो अपने रिवॉर्ड को ऐसे ट्रबल में नहीं देख सकता था। दरअसल एक महान सेबर्ड मास्टर, जिसे सेंट ऑफ द स्वॉर्ड कहते थे, उसने आतंक मचा रखा था। ये मास्टर और डिसाइपल का डुओ एक मॉन्स्टर्स पावर रखता था और जहाँ जाते थे अनडिफीटेड रहते थे। शांगह शहर की बेहतरीन फाइटर लियू रुयांग को अब सेंट ऑफ द स्वॉर्ड के खतरनाक डिसाइपल का सामना करना था। वो जानती थी कि वो ये लड़ाई नहीं जीत सकती, पर पूरे शांगह का सम्मान दाव पर था, जिससे उसके ऊपर भयंकर प्रेशर था। हीरो ने सोचा कि जिंदगी आसान नहीं होती, पर जब तक मास्टर जिंदा खड़ा है तब तक डरने की जरूरत नहीं है। ये सोचते हुए हीरो ने उंगली उठाई और सीधा लियू रुयांग की भौं के बीच रख दी। एक सेकंड में हीरो के दिमाग से सेबर की नॉलेज का फ्लो इंस्टेंटली उसके ओशन ऑफ कॉन्शियसनेस में ट्रांसफर हो गया। एक अर्थ लेवल की पावर के सामने ये छोटी मदद कुछ नहीं थी, पर ये लियू रुयांग के लिए काफी थी, जो बफ से स्टन रह गई थी। उसने घुटने टेके और 3 बार प्रोस्ट्रेट करके सम्मान दिया। उसके बाद लियू रुयांग ने घबराहट से बोलना शुरू किया। उसने चेतावनी दी कि मास्टर, आपको नए ग्रेट मास्टर से बचकर रहना चाहिए। सेंट ऑफ द स्वॉर्ड तांगबा का आने का असली मकसद यही है कि वो आपको प्रोवोक करे। हीरो ने हैरानी से पूछा कि क्या वो पागल हो गया है? भाई कैसा विलन है जो बिना रीजन हीरो के पीछे पड़ा है? हीरो ने खुद से पूछा कि क्या उसके माथे पर ट्रेजर चेस्ट लिखा है जो उसे चैलेंज किया जाए, पर ठंडे दिमाग से सोचने पर उसने खुद को शांत किया। वैसे भी आज तक किसी ने उसकी असली शक्ल नहीं देखी थी। उसे बस इतना करना था कि वो ट्रिप पर चला जाए और मामला सेटल हो जाएगा। इस आइडिया के बारे में सोचते हुए हीरो ने ट्रेनिंग रोक दी और इस खतरनाक गिलेटिन से खुद को निकाल लिया। अगले कुछ दिनों तक वो लाइब्रेरी के दूसरे फ्लोर पर समय बिताता रहा। लाइब्रेरी के कोने में वो अपने क्रिम्सन गॉड की टेक्निक का अभ्यास कर रहा था। डिवाइन स्टोन की मदद से इस टेक्निक को मास्टर करना आसान हो रहा था। जब वो थक गया तो थोड़ा रिलैक्स करने के लिए एक शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन ओपन की, पर वीडियो फीड ने उसके होश उड़ा दिए। वो नई अनाउंसमेंट थी जिसमें बताया गया कि सेंट ऑफ द स्वॉर्ड और उसका शिष्य श्यांघा अराइव हो गए हैं। उस सेंट का नाम तांगबा था और डिसाइबल का नाम श्याओयू था। हीरो ने खुद को तसल्ली दी कि सब ठीक है, पर तभी दिमाग में सिस्टम का मैसेज आया। सिस्टम चिल्लाया कि एक अर्थ लेवल के एक्सपर्ट को डिटेक्ट किया गया है। तलवार का वो ताकतवर दानव श्याओयू प्रकट हुआ है। इस बार सिचुएशन इतनी खराब थी कि एम्प्रेस भी इस ताकत का सामना नहीं कर पाएगी। सिस्टम रोते हुए बोला कि वहीं रुको और भाग लो। हीरो हैरान रह गया और सोचा कि क्या दुश्मन अर्थ लेवल का है? अगर ऐसी बात है तो खबर ने हीरो की नींद उड़ा दी थी। उसने कैलकुलेशन किया, अगर वो अपनी सारी ताकत निकाल दे तो उसके मास्टर सेंट ऑफ द स्वॉर्ड का नामो निशान मिटाना मुश्किल नहीं होगा। पर तभी उसके तेज दिमाग में फ्लैश ऑफ जीनियस आया। उसने पूछा कि क्या उसकी अप्रेंटिस पहले से ही अपनी जगह बचाने के लिए नहीं लड़ रही? इसके अलावा ये कहाँ मैंडेटरी था कि दुश्मन की पेटी बना दी जाए? एक सिंपल डिफीट भी काफी थी। इस नए प्लान के बारे में सोचते हुए वो अरीना की तरफ भागा। इस वक्त स्टेडियम लोगों से भरकर क्रैक होने की कगार पर था। दुनिया की आंखें इस इवेंट पर टिकी थी। हीरो ने स्टेज पर खड़े श्याओयू को देखा। इन्फॉर्मेशन शीट प्रकट हुई।
नाम श्याओयू, उम्र 517 साल, लेवल शियांतियन, इनिशियल स्टेज परफेक्ट। वो पिटाई के लिए बेकरार था। ठीक उसी पल स्टेज पर मौजूद लिू रुयांग और वो अहंकारी श्याओयू एक ही वक्त में अपना अल्टीमेट अटैक लॉन्च करते हैं। एक इंस्टेंट में उनकी चमकती ब्लेड्स एक दूसरे से दर्जनों बार क्लैश करती हैं। उन दोनों की खतरनाक और डेडली ऑरा जब उनकी ब्लेड मास्टरी के साथ कंबाइन होती है तो वो असल आर्ट ऑफ द स्वॉर्ड के पिनिकल को दर्शाती है। देखते ही देखते स्टेज पर हालात एक भयंकर फाइट में बदल जाते हैं, जहां दोनों एक दूसरे की पेटी बनाने के लिए बेकरार थे। लगातार दर्जनों राउंड लड़ने के बाद भी दोनों फाइटर्स ताकत में परफेक्टली इक्वल साबित हो रहे थे। उस तकराहट की वजह से दोनों फाइटर्स पहले से ही गहरे जख्मों से कवर हो चुके थे। तभी वहां एक वायलेंट एक्सप्लोजन होता है, जिसकी ताकत से दोनों टकराकर ऑपोजिट डायरेक्शन में रिट्रीट करते हैं। वो नया लड़का अचानक पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है, आसमान की तरफ देखकर रोड्स निकालता है और डार्क साइड में चला जाता है। उसकी तलवार से निकलने वाली ऑरा अब इनक्रेडिबली वायलेंट बन चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वॉर्ड्समैन मास्टर की सबसे सीक्रेट टेक्निक को वहां यूज करने वाला है, जिसका नाम है युआन ज्ञान गित्ज़ुन। ये वही अटैक है जिसे द स्वॉर्ड दैट ओपन्स द डोर्स ऑफ हेवन कहते हैं। हीरो की दी हुई ट्रेनिंग बेकार नहीं गई। लिू रुआन ने बिना डर के तलवार आग में झोंक दी। चमकती ब्लेड का रेडियस अनस्टॉपेबल था। वो सीधा शियोरयू के अहंकारी चेहरे की तरफ उड़ रहा था। अगले ही पल अरीना में विशाल एक्सप्लोजन गूंज उठा। टक्कर के असर से उड़ने वाली धूल ने पूरे डुअल अरीना को अपने घेरे में कवर कर लिया। कई मिनट बाद धूल छटी, तब दोनों फाइटर्स की सिलुएट विजिबल हुई। शियोरयू की तलवार टूट चुकी थी और वो घुटने के बल जमीन पर गिरा था। चेहरा पीला पड़ चुका था और वो खांस रहा था जैसे उसका टिकट कटने वाला हो। वहीं दूसरी तरफ लिू रुआन गर्व से खड़ी थी। उसने तलवार की नोक शियोरयू की भौहों के बीच पॉइंट की थी। जीत आखिरकार मुकम्मल हुई। दर्शकों की सीढ़ियों से कान फाड़ देने वाली चीख उठी। पूरा अरीना लिू रुआन का नाम पुकार रहा था। वहीं दूसरी तरफ हीरो अपनी सीट पर बिल्कुल आराम से कंफर्टेबल पोस्चर में बैठा था। उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। पता था कि बेवकूफ सिस्टम डर के मारे हैंग हो गया होगा। काफी देर बाद नोटिफिकेशंस की आवाज आई। सिस्टम ने अनाउंस किया कि होस्ट ने बिना पर्सनली इंटरवीन किए डिजिंग किंगडम्स के डीमन ऑफ द स्वॉर्ड को हरा दिया। सिस्टम बोला कि वहां लोग ज्यादा थे, इसलिए वो प्रोस्ट्रेट नहीं कर पाया। इनाम में सिस्टम ने हीरो को 100 साल का कल्टीवेशन दिया, जिससे वो डायरेक्ट ग्रैंड मास्टर किंगडम के टॉप लेवल पर पहुंच गया। साथ ही डिवाइन स्टेप्स की इची थियान या टेक्निक और श्वानतियन डांजिंग का वॉल्यूम रिसीव हुआ। हीरो ने सोचा आज बड़ी डील क्रैक कर ली। अपना लक्ष्य पूरा करके उसने देरी नहीं की। उसने रिवॉर्ड्स को असिमुलेट करने के लिए आइसोलेटेड जगह ढूंढी। 1 महीने में हीरो इनिशियल स्टेट से सीधा ग्रैंड मास्टर किंगडम के टॉप लेवल पर पहुंच गया। पर जब उसने डिजिंग किंगडम्स के खतरनाक मॉन्स्टर्स के बारे में सोचा तो लगा कि कल्टीवेशन का रास्ता लंबा और ऑब्स्टिकल से भरा है। लेकिन जिस चीज ने सबसे ज्यादा इंट्रीग किया वो था श्वानतियन डांजिंग का वॉल्यूम। इस पैरेलल वर्ल्ड में एल्केमिस्ट्स किसी 5 टांग वाली भेड़ जितने रेयर थे। हीरो ने दिमाग लगाया कि अगर वो रेयर एल्केमी स्किल को स्पेस ऑफ अवेकनिंग के साथ कंबाइन कर ले तो पावर एक्सप्लोड होकर आसमान छू लेगी। अगले दिनों तक हीरो ने स्पेस ऑफ अवेकनिंग के अंदर घुसकर एल्केमी सीखने पर फोकस किया, पर यह बड़ा सिरदर्द था। जब हीरो फ्रेश हर्ब्स तोड़ने का सोच रहा था, फोन पर लाइव ब्रॉडकास्ट की नोटिफिकेशन आई। वीडियो में बता रहे थे कि प्रेरीज का स्वॉर्ड्समैन मास्टर टांग बा अनफेंग पहाड़ पर जैंग हाई को चैलेंज कर रहा है। हीरो ने सोचा उसे रिवॉर्ड मिल चुका है, इसलिए इस मैटर में मिक्स होने का मन नहीं था। पर टांग बा की गालियां अब सच में अनबेरेबल हो चुकी थी। खबर थी कि ये पिछले कई दिनों से चल रहा था। हीरो सोचने लगा कि वो कब तक इससे बचेगा। तभी लाइव फीड में एक जानी पहचानी सिलुएट गुजरती दिखी। वो उसकी लॉयल शिष्या लिू रुआन थी। लिू रुआन ने टांग बा की आंखों में देखकर कड़े शब्दों में इंसल्ट करना शुरू किया। लिू रुआन बोली कि टांग बा के कर्म यंग जनरेशन के लिए एक सबक है। उसकी नजर में टांग बा सस्ता जोकर था। लिू रुआन की बातें डेवास्टेटिंग क्रूअल्टी से कम नहीं थी। टांग बा पहले ही फेड अप था और सबके सामने ह्यूमिलिएट होने पर चेहरा रेत से पीला पड़ गया। अगले सेकंड उसकी तलवार लिू रुआन की तरफ पहाड़ गिरने जैसी भयंकर ताकत से फेंकी गई। इस सडन अटैक से लिू रुआन पूरी तरह पैक होने की हालत में गिर पड़ी। भाई ये कैसा घमंडी बुड्ढा है, छोटी बच्ची पर इतना भयंकर हमला। ये लड़की लॉयल जरूर थी पर विस्टफुलनेस की कमी थी। जिस पल शॉकवेव लिू रुआन का टिकट काटने वाली थी, वहाँ की स्पेस अचानक ट्विस्ट होने लगी। वॉइड को चीरते हुए एक ब्लैक सिल्वेट प्रकट हुआ और लिू रुआन के सामने खड़ा हो गया। हीरो ने दुश्मन को घूरा। इस पुराने डेब्रेस ने हीरो के रिसोर्स सोर्स की पेट्टी बनाने की हिम्मत कैसे की। बुड्ढे ने आज अपना डेथ वारंट खुद साइन कर लिया। टांग बा की नजरें हीरो पर पड़ी। आंखें इंसेन और आर्डर वाली फाइट के लिए जलने लगी। दोनों की ब्लेड्स के क्लैश की वजह से मौसम में खतरनाक मीटियोरोलॉजिकल अनोमली ट्रिगर हो गई। एक पियर्सिंग रंबल पैदा हुआ। ब्राइट लाइट में नहाई डिवाइन तलवार हीरो के मजबूत हाथ में प्रकट हुई। हीरो जल्दी में था, तय किया मैटर खत्म करने के लिए एक ब्लो काफी होगा। उसने घुटनों को सेमी क्रॉलिंग पोजीशन में तेजी से बेंड किया। वो साइड घुमा, ताकत एक्यूमुलेट की और जिवई तलवार की गार्ड पे हाथ रखा। अचानक हीरो ने खतरनाक अटैक स्काई ब्रेकिंग डिसएंगेजमेंट हवा में छोड़ दिया। इस टेक्निक ने एक ही पल में अनंत और मर्डरस इंटेंट को कंडेंस कर दिया। ये देखकर अहंकारी टांग बा का चेहरा डर से डिकम्पोज हो गया। टांग बा ने तुरंत आखिरी बचाव टेक्निक अनलीश की, जो परफेक्टली मास्टर की हुई कन्वर्जन्स ऑफ 10,000 ब्लेड्स थी। उसके शरीर से भयंकर ऑरा निकलकर आसमान में फैलने लगी। आसमान में तलवारों की मिरियाड स्वर्ल करने लगी।
दृश्य टेरिफाइंग था, जैसे काले बादलों ने आसमान कवर कर लिया हो। एक तरफ तेज मूवमेंट और दूसरी तरफ शांत इमोबिलिटी से स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट बन गया। टांग बा ने 2 उंगलियां जोड़ी और स्वॉर्ड एनर्जी की विशाल नदी बहने लगी, किसी कैटेक्लिज्म की तरह जहां आसमान और समुद्र कोलैप्स कर रहे हो। उसी पल हीरो का हाथ दुश्मन के रिंकल्ड व्रिस्ट पर पड़ा। डैजलिंग स्वॉर्ड लाइट चमकी, जिसने पहाड़ों और नदियों को भयंकर शक्ति से दबाकर पूरी साइलेंस में रिड्यूस कर दिया। दोनों तरफ की स्वॉर्ड एनर्जी की लहरें एक दूसरे से एक डेफिनिंग क्रैक के साथ टकराईं। वो टक्कर किसी घंघोर थंडर जैसी पावरफुल थी। एक ही पल में एक भयंकर ब्लाइंडिंग लाइट स्टेडियम में चमकी, जिसने सबकी आंखें चौंधिया दी। उस लाइव डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट की कैमरा फीड पूरी तरह सफेद पड़ गई। ऐसा लगा जैसे स्क्रीन पर किसी ने सफेद पर्दा डाल दिया हो। वहां मौजूद सारे स्पेक्टेटर्स डिलीरियम में थे और खुशी से झूम रहे थे। कुछ देर बाद आखिरकार धूल ने वहां से हटना शुरू किया। अब लोग उस तबाह हो चुके बैटलफील्ड को साफ देख सकते थे। भाई, ये क्या लॉजिक है? एक मामूली तलवार की टक्कर से पूरा ब्रॉडकास्ट सिस्टम हैंग कर दिया। पहाड़ की चोटी और रिज खंडर में तब्दील हो चुकी थी। वो घाटी बुरी तरह रेज हो चुकी थी और इस तबाही के बीच हमारा हीरो आराम से हेवन और अर्थ के बीच खड़ा था। उसकी शक्तिशाली डिवाइन स्वॉर्ड खुशी से वाइब्रेट कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ अहंकारी टैंग बा हवा में फ्लोट कर रहा था, लेकिन उसके होठों के कोने से गहरे लाल निशान बह रहे थे। बुड्ढे का चेहरा डर के मारे पीला पड़ चुका था। उसके हाथ की खास तलवार राख में बदलकर उठ चुकी थी। तलवार का सिर्फ छोटा सा गार्ड बचा था। टैंग बा ने कांपती आवाज में आखिरकार हार मान ली। उस थके हुए बुढ़े की आंखों से चमक हमेशा के लिए जा चुकी थी। उसने देखा कि कैसे तलवार की धूल उंगलियों के बीच से डिस्पर्स हो रही है। ये साफ था कि दोनों फाइटर्स सेम लेवल पर नहीं थे। ये टैंग बा के लिए टोटल ह्यूमिलिएशन थी। यहाँ पे तो बुढ़ा सीधा जमीन पर आ गिरा, पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया। हमारे हीरो के दिमाग में एक बात चल रही थी। उसे इस एपिक फाइट के बाद माइनर रिवॉर्ड तक नहीं मिला। ये लड़ाई बेकार थी। अपनी स्टूडेंट ल्यू रुयान से बात करने और इंस्ट्रक्शंस देने के बाद हीरो वहां से लौटने की तैयारी कर रहा था। जाते जाते उसने बुढ़े पर टॉन्ट मारा। हीरो ने कहा कि बुढ़े, तुमने लगातार दिनों तक मेरी बेइज्जती की थी। अब जब मैं जा रहा हूँ तब बेहोश होकर गिर मत जाना। हीरो की बची हुई इमेज धीरे धीरे डिसिपेट होने लगी और स्टारलाइट की तरह चमकी। डिसिपेट होने से पहले असली सच बाहर आया। टैंग बा का चेहरा अचानक डर से फ्रीज हो गया। बुढ़े की आंखें फटी रह गईं जब पता चला कि वो सिर्फ एक क्लोन था। भाई, क्या चल रहा है? सामने वाले ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और ओवर पावर्ड हीरो ने टाइम पास के लिए क्लोन भेज दिया। बुढ़े ने हैरानी से सोचा कि क्या वो सच में क्लोन था। असल स्वॉर्ड गॉड की मेन बॉडी अपनी जगह से हिली तक नहीं थी। टैंग बा ने रोते हुए सोचा कि उसने पूरी जिंदगी का अनुभव लगा दिया, फिर भी एक क्लोन को टक्कर नहीं दे पाया। कंफ्यूजन, टेरर और शर्मिंदगी दिमाग में घूमने लगी। अजीब केओटिक थॉट्स का तूफान उठने लगा, जिसकी वजह से पूरा सर चकराने लगा। वो डेज में फंस गया और रेज तेजी से बढ़ रहा था, जिसने उसे आपा खोने पर मजबूर कर दिया और मुंह से लाल लिक्विड बाहर आया। उसने सोचा कि स्वॉर्ड गॉड जियांग मेरी औकात एक कीड़े से भी कम है। ये सोचते ही उस घमंडी सेंट ऑफ द स्वॉर्ड का दिल टूट गया और फेंटेड हो गया। उसका मार्शल हार्ट टूट चुका था। दूसरी तरफ असली हीरो ने लाइब्रेरी बॉक्स में आंखें खोली। इस इवेंट के बाद अनफेंग माउंटेन को वैली ऑफ द स्वॉर्ड गॉड का नाम मिला। हीरो को लगा था कि ये किस्सा खत्म हो चुका है। वो वापस अपनी एल्केमी प्रैक्टिस पर फोकस करने का प्लान कर रहा था। तब तक सिस्टम का नोटिफिकेशन दिमाग में गूंजा। सिस्टम बोला कि तुमने सेंट ऑफ द स्वॉर्ड को इतना परेशान किया कि उसका टिकट कट गया। सिस्टम ने वार्न किया कि उसने होस्ट के खिलाफ डेडली हेट्रेड डिटेक्ट की थी, जो स्वॉर्ड डीमन की तरफ से आ रही थी। सिस्टम ने एडवाइस किया कि होस्ट तुरंत किसी डिसाइपल को भेजे ताकि वो उस डीमन की पेटी बना दे। हीरो ने हैरानी से सोचा कि क्या वो बुढ़ा इतना मीन था, पर हीरो को लगा कि उसने ये फेमिलियर सिनेरियो पहले देखा था। उसे याद आया कि खतरनाक डीमन का नाम श्याओ था। लगता है राइटर ने दिमाग लगाना बंद कर दिया। वही प्लॉट आर्मर ट्रैक दोबारा शुरू कर दिया। कहानी में ट्विस्ट आया जब श्याओ ने भयंकर कसम खाई। उसने चिल्लाकर कहा कि वापस लौटकर शहर वालों की पेटी बना देगा। उसने ये बात इतने जोर से कही कि रूफ पर खड़े हीरो ने धमकी क्लियर सुन ली। हीरो ने रूफ से नीचे झांकते हुए सार्केज्म में कहा कि तुमने बात तो अच्छी कही, लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब है क्योंकि तुम कभी लौट ही नहीं पाओगे। एक सेकंड में श्याओ के पैरों के नीचे से ग्लेशियल शिवर शरीर में दौड़ गई। उसे एक्सट्रीम डेंजर का एहसास होने लगा। उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट मैदान पर एक्सप्लोड हो गया, लेकिन बचने का चांस नहीं था। एक भयंकर ग्लेशियल स्वॉर्ड की औरात ठंडी हवा की तरह उसके चेहरे से टकराई और गला काटकर पेटी बना दी। वो लड़का जो आगे चलकर बड़ा डीमन बनने वाला था, उसकी वहीं सैड एंडिंग हो गई। भाई, कैसा अजीब हीरो है। विलन को बड़ा होने का मौका भी नहीं दिया, पहले ही सिस्टम हैंग कर दिया। तभी सिस्टम ने अनाउंस किया कि होस्ट ने दुश्मन का इंस्टेंटेनियस एलिमिनेशन कर दिया है। सिस्टम ने हीरो को सीक्रेट मैन्युफैक्चरिंग मैनुअल और 50 साल का एक्स्ट्रा कल्टीवेशन पावर इनाम में दिया। लेकिन इस वक्त हीरो को सिस्टम की अनाउंसमेंट से कोई लेना देना नहीं था। उसने सिस्टम को इग्नोर कर दिया क्योंकि इन दोनों को ठिकाने लगाना ज्यादा जरूरी था। जैसे ही हीरो ने मरे हुए श्याओ के ठंडे शरीर को टच किया, उसके दाहिने हाथ से प्राइमोर्डियल एनर्जी की पावरफुल फ्लक्चुएशन बाहर निकली। ये देखकर हीरो हैरान रह गया और सोचा कि ये चीज अनएक्सपेक्टेड थी। वो असल में 2 शक्तिशाली स्टेलर स्वॉर्ड्स थीं। हीरो ने गेस किया कि एक स्वॉर्ड उस बच्चे श्याओ की थी और दूसरी उसकी मास्टर की थी।
हीरो को हंसी आई जब उसने सोचा कि उस सेंट ने अपनी लंबी लाइफ में असल में कितनी फॉर्चून कलेक्ट की होगी। बिना चाहे ही हीरो के चेहरे पर एक विशाल मुस्कान आ गई जो स्कल तक फैल गई। उसने दुश्मन के दिए आखिरी शानदार तोहफे को देखा और खुशी से सोचा कि इस प्यारे गिफ्ट के लिए शुक्रिया। लूट मचाने में हीरो आगे है, पहले हमला किया और अब सीधा बनकर सामान आराम से जमा कर रहा है। उसने सोचा कि नेचर के इस प्यारे गिफ्ट के लिए शुक्रिया। मैदान में मौजूद ट्रेसेस पूरी तरह क्लीन करने के बाद हीरो ने टैंग बा और शाओ यू के शरीर को पानी के किनारे घसीटा। दिमाग में सिंपल डिवाइन थॉट का इस्तेमाल करके उसने दोनों दुश्मनों को राख में बदलकर उनकी पेटी बना दी। हीरो ने राख से कहा कि तुमको टैंजैंग हाई पसंद था तो अब यहीं रहो। भाई, दुश्मन का टिकट काटकर राख को भाषण कौन देता है। घर आने के बाद उसने 50 साल की भयंकर कल्टीवेशन पावर शरीर में एब्जॉर्ब करना शुरू किया। इस शक्ति से कल्टीवेशन सीधा ग्रैंड मास्टर टॉप लेवल पर पहुंची। ये ताकत देखकर 9 टेल्ड फॉक्स हैरान रह गई। फॉक्स दिमाग में सोच रही थी कि क्या ये मॉन्स्ट्रस जीनियस है। इसी दौरान हीरो को वेनरेबल सुप्रीम रैंक की डिटेल मिली। इसे हासिल करने के लिए कल्टीवेटर को लॉज की असली पावर समझना पड़ता था। बिना इसके कोई भी सिर्फ हाफ सुप्रीम ही माना जा सकता था। लेकिन हीरो को जल्दी नहीं थी। उसके पास इस वक्त जो फाइटिंग पावर थी वो इस पैरेलल दुनिया में अपने लॉज बनाने के लिए कम्प्लीटली मोर देन एनफ थी। तभी हीरो को दुश्मनों की राख से मिले 2 स्टेलर मार्क्स याद आए। इन्हें ओपन करते ही उसके मुंह से निकला डैम। उन मार्क्स के अंदर बेहतरीन ट्रीट्स और प्रेशियस मेडिसिनल हर्ब्स के विशाल पहाड़ थे। वहाँ पाथ ऑफ द स्वर्ड के मैनुअल्स का एस्ट्रोनॉमिकल अमाउंट था जिसमें द रिटर्न ऑफ द 10,000 ब्लेड्स शामिल थी। लगा जैसे मास्टर डिसाइपल दुश्मनी नहीं सैंटा क्लॉज बनकर गिफ्ट देने आए थे। भाई, पैक होने पर ऐसी लूट मिली जैसे कोई आसान बॉस हो। इन दिनों अपनी फियर्स रिसर्च की बदौलत हीरो ने पाथ ऑफ द एल्केमी के गहरे सीक्रेट्स ब्रेक करना शुरू कर दिया था। लेकिन मैजिकल पिल्स रिफाइन करने के लिए बीस्टियल फायर चाहिए थी। टेरेस्ट्रियल फायर गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट कंट्रोल में थी। हीरो किसी लंबा प्रोसेस में फंसकर बोर नहीं होना चाहता था, इसीलिए फैसला किया कि वो खुद पहाड़ों में आग ढूंढेगा। उसने माउंट दाली की तरफ रास्ता मोड़ दिया। ये माउंटेन रेंज रीजन के सबसे पुराने और खतरनाक फॉरेस्ट को संभाले हुए थी। वहां पहुंचते ही चारों तरफ से फेरोशियस बीस्ट्स के दहाड़ने की आवाजें रेजोनेट कर रही थी, लेकिन सामने सिर्फ वीक मेन्यू वाले बीस्ट शो अप हो रहे थे। हमारा हीरो और पेट शाओ बाई यानी मैन एंड बीस्ट का डुओ माउंटेन रेंज के हार्ट की तरफ बढ़ते हुए रास्ते की हर चीज स्वीप करते जा रहे थे। वो तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक एक अंधेरी ब्लैक वैली नहीं मिल गई जहां वाइल्ड वुल्फ्स का झुंड कैंपिंग कर रहा था। उन वुल्फ्स का लीडर एक खतरनाक फ्लेमिंग डीमन वुल्फ था जिसका शरीर आग से कवर था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पर हीरो ने फैसला किया कि वो वुल्फ पर सीधा सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। अपनी नियर होराइजन डिस्प्लेसमेंट टेक्निक एक्टिवेट करते ही हीरो 1 सेकंड में डीमन वुल्फ के सामने प्रकट हो गया। इससे पहले कि डीमन वुल्फ रिएक्शन देता, हीरो ने एक झटके में उसका दिल क्रश कर दिया और वुल्फ किंग का हमेशा के लिए टिकट कट गया। उसका पेट तुरंत आगे बढ़ा और बीस्ट की पावर कोर ग्रैब करके सेफली स्प्रेड आउट कर दिया। जब उड़ने वाली धूल जमीन पर सेट हुई तब झुंड को रियलाइज हुआ कि उनका महान लीडर स्टिफ होकर पड़ चुका था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उन वुल्व्स ने हमलावर का चेहरा तक बिल्कुल नहीं देखा था। जब हीरो शिकार करके वापस जाने वाला था तभी अक्यूट स्पिरिचुअल परसेप्शन ने हवा में फेमिलियर फ्लक्चुएशन डिटेक्ट किया। हीरो रुक गया और सोचने लगा कि यहाँ लियू रुआन आखिर क्या कर सकती है। पता चला कि आखिरी फाइट के बाद लड़की को एहसास हुआ कि उसकी स्वॉर्ड टेक्निक में मर्डरस इंटेंट की कमी थी। स्किल इंप्रूव करने के लिए वो अकेले प्रिमिटिव फॉरेस्ट में ट्रेनिंग करने आई थी। उस मोमेंट पर वो लड़की एक टेरिफाइंग माउंटेन टाइगर मॉन्स्टर के खिलाफ फियर्स लड़ाई के बीच फंसी हुई थी। जैसे ही उसने हेवन के गेट्स खोलने वाली तलवार निकालने की कोशिश की, वो मॉन्स्टर अचानक उसकी नजरों से गायब हो गया। 1 सेकंड के फ्रैक्शन में वो टाइगर टेलीपोर्ट होकर उसके बैक पर प्रकट हो गया और उसने अपना पंजा लियू रुआन पर जोरदार तरीके से स्लैप कर दिया। लड़की के लिए सब कुछ ब्लैक हो गया और वो वायलेंटली जमीन पर क्रम्बल होकर बुरी तरह गिर पड़ी। जैसे ही डरावना मॉन्स्टर आगे बढ़कर उसकी पेटी बनाने वाला था, हवा में वायलेट रंग की स्वर्ड ऑरा तेजी से स्प्रिंग अप हुई। उस ऑरा ने सीधा उस टाइगर ऑफ द माउंटेन्स को बीचों बीच पियर्स कर दिया और मॉन्स्टर का ठीक उसी पल परमानेंट टिकट कट गया। हीरो ने सोचा कि पता नहीं ये बेहतरीन किस्मत थी या मजबूरी, लेकिन उसने अपनी रिसोर्स सोर्स की जान बचा ली थी। उसके बाद हीरो ने अनकॉन्शियस पड़ी लियू रुआन को उठाया और उसे ट्रांसपोर्ट करके सड़क के किनारे लिटा दिया। जब हीरो ने कंफर्म किया कि लड़की ओके है, तब उसने खुद को वहां से इक्लिप्स करने का फैसला किया। लेकिन हीरो ने बुरे सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका ट्रेटर पेट शाओ बाई अचानक बैक में चाकू घोंप देगा। उस गद्दार लोमड़ी ने बेहोश लियू रुआन के पास एक वुडन प्लैंक छोड़ दिया था। उस लकड़ी पर डिस्टिंक्टली हीरो की असली आइडेंटिटी एनग्रेव्ड की हुई थी, जियांग गे, लाइब्रेरी, सिक्योरिटी गार्ड। भाई, यहाँ तो प्लॉट आर्मर फेल हो गया, अपना पेट गद्दार निकला। इससे पहले लड़की जागती, हीरो ने वहां से खुद को स्क्रैच करके फरार हो गया। घर आकर उसने डीमन वुल्फ की बीस्टियल फायर को युआन डेचरने की रिफाइनमेंट टेक्निक से एब्जॉर्ब किया। हीरो ने एल्केमी आउडर निकालकर फ्लेम की इंटेंसिटी कंट्रोल की और मेडिसिनल हर्ब्स ऐड किए। आधे घंटे बाद 3 मैजिकल पिल्स बाहर आईं। हीरो ने एक स्पिरिचुअल कंडेंसेशन पिल अपने पेट शाओ बाई को खिलाई। स्पिरिचुअल एनर्जी से लोमड़ी कन्वल्स करने लगी। अगले दिन लाइब्रेरी जाने पर लियू रुआन पहले से वहां थी। वो हीरो के सामने आई और पूछा कि उसका जियांग गे से क्या कनेक्शन है। इस अचानक इंटेरोगेशन से हीरो हैरान था कि क्या उसने आज पूरा सच डिस्कवर कर लिया था। जब लियू रुआन की आंख खुली, उसने लकड़ी
की तख्ती देखी जो श्याओबाई ने चालाकी से छोड़ी थी। उस पर लिखा था कि लाइब्रेरी का आम गार्ड ही महान गॉड ऑफ द स्वॉर्ड है। जाहिर था वो लड़की हीरो को ढूंढने आई थी, पर हीरो ने ताकत रिवील करने से मना कर दिया। उसने भोलेपन से पूछा कि देवी जी परेशानी क्या है? अगर मेरा स्वॉर्ड गॉड से कनेक्शन होता तो मैं यहाँ गार्ड क्यों होता? लड़की शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगी, पर हीरो की नजरें श्याओबाई पर पड़ी जो डर से व्राइथिंग कर रही थी। हीरो का सिक्स्थ सेंस समझ गया कि कहानी में गड़बड़ है। उसने लोमड़ी को धमकाया कि रुक, मैं तेरा सिस्टम हैंग करूंगा। रिवान के जाने के बाद हीरो ने एल्केमी रिसर्च के लिए एडवांस बुक्स ढूंढी, पर लाइब्रेरी में ट्रीटीज ऑफ द पिल्स के बगल में बिगिनर्स की रद्दी मैनुअल्स थी। हीरो ने खुद से कहा कि वो बिना चाहे बड़ा एल्केमिस्ट बन गया है। आज उसने चिल करने का सोचा। काम खत्म करके हीरो मार्केट गया, लेकिन जियांगुई का महान स्वॉर्ड गॉड रास्ते में हमले का शिकार हुआ। जैसे ही वो पतली गली घूमकर निकलने वाला था, आसमान से बिजली जैसी भयंकर स्वॉर्ड ऑरा ने हमला किया। भाई, आम गली में बिजली का अटैक, राइटर को ओवर ड्रामेटिक एक्शन पसंद है। हीरो ने सोचा कि ग्रेट मास्टर के सामने सेबर चलाने की ऑडेसिटी किसने की, पर जिस पल हीरो ने हाथ से ऑरा को डिसिपेट किया, उसे गड़बड़ लगी। अगले सेकंड खतरनाक अटैक के पीछे से लॉयल डिसाइपल लियू रुआन प्रकट हुई। सामने आते ही वो बोली कि वो स्वॉर्ड वॉर्ड की डिसाइपल है और ये मास्टर की निशानी है, मुझे ढूंढने भेजा गया है। हीरो समझ गया कि हाइड एंड सीक बंद करना बेहतर है। नाटक करते हुए बोला कि वो बड़ा भाई और पहला डिसाइपल है। लियू रुआन खुश होकर बोली, मिलकर खुशी हुई। फिर हीरो ने पूछा कि मास्टर ने रास्ता कैसे बताया। जब नजर लकड़ी की प्लेट पर पड़ी तो शक यकीन में बदल गया। उसने तीखी नजर गद्दार लोमड़ी श्याओबाई पर डाली, जो पसीने से भीगी थी। हीरो चिल्लाया, तू मजाक कर रहा है? आज तेरी पेटी बनेगी। लियू रुआन को भेजने के बाद हीरो घर लौट आया। एक झटके में उसने पूरे कमरे को डार्क स्पेस से एंगल्फ कर दिया। उस खतरनाक ऑरा को देखकर श्याओबाई की पैंट गीली हो गई। वो रोटलू हाथ जोड़कर चिल्लाया, मास्टर एक्सप्लेन करने दीजिए। पर हीरो ने उसकी विस्पर्स नहीं सुनी। बिना रहम खाए हीरो ने लोमड़ी की आत्मा पर एक स्पिरिचुअल मार्क जबरदस्ती इम्पोज कर दिया। इस बफ के बाद उसकी सारी इंटीमेसी खत्म थी। अब अगर लोमड़ी गद्दारी सोचती तो हीरो को महसूस होती। इस सजा से श्याओबाई जमीन पर बुरी तरह कोलैप्स कर गया। तभी सिस्टम का नया अलर्ट बजा। सिस्टम ने बताया कि 9 टेल स्पिरिचुअल फॉक्स अब कंप्लीटली डिवोटेड हो चुकी है। इनाम के तौर पर हीरो को फ्रैगमेंट ऑफ द रूल ऑफ मैटर मिला। हीरो हैरान था कि जुगाड़ सच में काम करता है। लगता है सिस्टम को फ्री रेवाड़ियां बांटने का बहाना चाहिए। वो फ्रैगमेंट हथेली में प्रकट हुआ। उस टुकड़े से इंटेंस वेव निकल रही थी। इस पीस में डिवाइन इफेक्ट था कि ये मरे हुए को वापस ला सकता था, यानी जिसका टिकट कट गया हो उसे बचा सकता था। टूटी हड्डियां रिपेयर हो सकती थी। हीरो समझ गया कि यही पावर ऑफ द लॉ है। आने वाले दिनों में हीरो का मकसद था कि सिस्टम के अब्यूज को कैसे किया जाए। भाई, हीरो ओवर पावर्ड बनने के लिए चोरी ढूंढ रहा है। ये सिलसिला मस्त चल रहा था जब तक नए कैरेक्टर की एंट्री हुई। लाइब्रेरी में हीरो सरप्राइज था कि उसे नया पार्टनर मिला है, पर जिस पल हीरो ने लड़के को देखा, सिस्टम का स्ट्राइडेंट अलार्म एक्सप्लोड हुआ। सिस्टम ने वार्न किया कि सामने ग्रैंड मास्टर ऑफ फॉर्मेशंस लीक विंग खड़ा है। सिस्टम रोते हुए चिल्लाया कि सारे बड़े दुश्मन इसी के पीछे क्यों आते हैं, यहाँ से निकलो। सिस्टम खुद की बेइज्जती करवा रहा है। ये चूहा है क्या? हीरो ने डेटा पढ़ा। लीक विंग लॉन्जेविटी 519 साल थी। लेवल वेनरेबल अर्थली किंगडम की बिगनिंग स्टेज पर था। सामने खड़े बहरूपिये ने हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो, मेरा नाम लीक विंग है। उम्मीद है हम अच्छे से काम करेंगे। हीरो अंदर हंस रहा था कि तू लीक विंग है तो मैं पोप हूँ। राइटर ने डिस्गाइज का बकवास लॉजिक लगाया है। लेवल साफ दिख रहा है। हीरो जानता था जब कोई दूर होता है मास्क पहनता है। उसने उसे अनमास्क नहीं किया। उसके बजाय हीरो ने एंथुजियाज्म के साथ बातचीत शुरू की। अचानक दिमाग में आइडिया आया, क्या उसने राइट वे का ओरिजिनल सूत्र रिसीव नहीं किया था? प्लान था कि अगर हीरो मास्टर ऑफ फॉर्मेशंस को हराकर फ्लैट पिट दे तो क्या सिस्टम से रिवॉर्ड्स की वेव नहीं मिल जाएगी? इस प्लान के आते ही हीरो कोना ढूंढने भागा ताकि मैजिक फॉर्मेशन सीक्रेटली स्टडी कर सके, पर उसकी मेंटल स्ट्रेंथ बार बार लीक विंग पर फोकस हो रही थी। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। बहरूपिया लड़का खानदान के स्टूपिड रूल्स के खिलाफ बोलने लगा कि ज्ञान सिर्फ मर्दों को मिलेगा, औरतों को नहीं। उसने चिढ़ के कहा कि मैं यंग लेडी इन रूल्स की परवाह नहीं करती। प्लॉट ट्विस्ट, लड़का असल में लड़की निकली। गजब स्क्रिप्ट। उसने ठाना कि वो वानजेन डायग्राम पर कब्जा जरूर जमाएगी और टाइम पास नहीं करेगी। उसके बाद हीरो ने अपनी एनर्जी सिर्फ मैजिक फॉर्मेशंस की इंटेंस ट्रेनिंग में लगा दी। हीरो ने नए ज्ञान को इल्यूजरी किंगडम ऑफ अवेकनिंग के साथ कंबाइन किया। साथ ही उसने ओल्ड स्वॉर्ड मास्टर के प्रेशियस ट्रेजर का यूज किया। इन सबको मिलाकर हीरो की राइट वे की मास्टरी जायंट की रफ्तार से बढ़ने लगी। वो आसानी से मास्टर लेवल की थ्रेशोल्ड को टक्कर मारने वाला था। पर उधर लीक विंग की आंखों में हीरो सिर्फ गुड फॉर नथिंग गार्ड बन चुका था, जो आंखें बंद करके ध्यान का नाटक करता था। हीरो मुस्कुराया और मन में सोचा, बेचारे प्राणी, जब मैं अकाउंट सेटल करूंगा तो रोते हुए सामने भीख मत मांगना। आखिरकार एक दोपहर जब मैनेजर बाहर था, हीरो की कॉन्शियसनेस ने मैजिक फॉर्मेशंस की सटल वेव डिटेक्ट की। क्लियर था कि लीक विंग अपना एक्शन लेने की तैयारी में थी। उस लड़की ने जो मायाजाल बिछाया वो पावरफुल फॉर्मेशन ऑफ इल्यूजन था। हीरो ने अंदाजा लगाया कि वो रात का इंतजार कर रही है ताकि गार्ड्स को न्यूट्रलाइज करके चोरी कर सके। पर इस मायाजाल में अजीब बात ये थी कि उस फॉर्मेशन की लहरें सीधा हीरो की तरफ क्यों बढ़ रही थी। असल में बात ये थी कि ये भोली भाली और बेवकूफ लड़की हीरो को सिर्फ एक आम सा कमजोर गार्ड समझने की सबसे बड़ी भूल कर बैठी थी।
उसे सच्चाई का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो असल में खुद ग्रेट रिफ्लेक्शन वाले महान गॉड ऑफ द स्वॉर्ड को सीधा चुनौती दे रही है। वो अहंकारी लड़की अपनी सबसे ताकतवर फॉर्मेशन की असली पावर को उस रात चोरी से ठीक पहले आम हीरो पर ही टेस्ट करना चाहती थी। अचानक बिना किसी आवाज के हीरो के ठीक आसपास की सारी नॉर्मल स्पेस तुरंत ही एक टेरिफाइंग हेल जैसी बेहद डरावनी और खतरनाक जगह में तब्दील हो गई। भाई ये क्या लॉजिक है? एक आम गार्ड को रास्ते से हटाने के लिए इतनी मास्टर लेवल और भयानक टेक्निक पूरी तरह से वेस्ट कर रही है। हीरो ने अपने मन में हैरानी से सोचा कि ये सच में बहुत ही अजीब और पागलपंती वाली बात है। तुम सीधा मैदान में सबसे शक्तिशाली इंसान पर सबसे पहले हमला करने की बेहुदी हिम्मत कर रही हो। पर हीरो ने ठीक अगले ही सेकंड उसके उन सारे छोटे मोटे और बेकार ट्रिक्स को एक ही पल में पियर्स करके पूरी तरह से कचरा साबित कर दिया। हीरो ने अपनी शक्तिशाली डिवाइन स्टोन का असरदार इस्तेमाल करके ली किंग की असली लोकेशन को उस इल्यूजनरी फॉर्मेशन के बनने से बहुत पहले ही एक्यूरेटली लोकेट कर लिया था। और जब वो लड़की वहां दूर अंधेरे में खड़ी अभी भी अपने सुनहरे सपनों में खोई हुई थी और आने वाली जीत की खुशी में आराम से झूम रही थी, ठीक तभी हीरो ने चुपचाप मुस्कुराते हुए अपने हाथ से एक बेहद मामूली सा इशारा किया। हाथ को ठीक से हल्के से हिलाते ही वहां की सारी हवा में डिवाइन कॉन्शियसनेस की एक बेहद भयानक और ताकतवर लहर तेजी से उठी और वो पूरा डरावना इल्यूजरी नरक किसी पतले और कच्चे शीशे की तरह टूटकर हवा में उड़ गया। ये बिल्कुल नामुमकिन सा अजीब नजारा देखकर ली किंग की पूरी हालत खराब हो गई और उस जोकर जैसी अहंकारी लड़की की लोअर जॉ तुरंत जमीन पर आकर धड़ से गिरी। उसे बिल्कुल भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि एक रद्दी सा आम लाइब्रेरी गार्ड उसकी सबसे ताकतवर और लाजवाब मास्टर लेवल फॉर्मेशन को आखिर इतनी आसानी से आखिर कैसे तोड़ सकता है। इसके अलावा शक्तिशाली हीरो ने वहां से दूर खड़े रहकर उसके होठ पढ़कर उसका असली मैसेज भी बिना सुने समझ लिया था। हीरो ने गुस्से में तीखा टॉन्ट मारा कि अगर तुम्हारी घटिया टेक्निक में इतनी बड़ी गड़बड़ है तो जाओ और ठीक से जाकर अपनी ट्रेनिंग करो, और अगर तुम छोटी सी सस्ती हार के बाद रोने वाले हारे हुए खिलाड़ी हो तो ऐसे गेम में आओ ही मत। तभी अचानक से हीरो के दिमाग में तेजी से चमक उठी और बढ़िया सिस्टम की जोरदार आवाज आई। सिस्टम ने हैरानी से चिल्लाते हुए जोर से कहा कि हे भगवान, यहाँ बैठकर होस्ट ने बिना कोई बड़ी मेहनत किए द ग्रेट मास्टर ऑफ फॉर्मेशंस को हाथ के एक छोटे से इशारे से अपना कूल पूरी तरह से खोने पर मजबूर कर दिया है। सिस्टम ने बहुत ज्यादा तारीफ करते हुए कहा कि ये बेहद शानदार और वाकई में एक लाजवाब काम था। हमारे ताकतवर होस्ट को इस लाजवाब और भयानक काम के लिए बहुत बड़ी बधाई हो। इनाम के रूप में बढ़िया हीरो को फ्रैगमेंट ऑफ द लॉ ऑफ थंडर और उसके ठीक साथ ही 7 स्टार्स ऑफ द ग्रेट बियर की बेहतरीन और कीमती डायग्राम प्राप्त हो चुकी है। इस शानदार और मैजिकल बफ को देखकर हीरो खुशी से झूम उठा। हीरो ने पूछा कि तुम्हारा ये बचकाना और छोटा सा नाटक आखिर क्या है? तुम आखिर इस बंद लाइब्रेरी के तीसरे फ्लोर पर ऐसी अंधेरी रात में क्या ढूंढ रही हो? हीरो ने थोड़ा गुस्से और बेहद भारी सार्केज्म में हंसते हुए उससे जोर से पूछा कि आखिर छोटा अस्पताल खुद रास्ते की चैरिटी का मजाक कैसे उड़ाएगा। हीरो के इस लगातार चलने वाले मशीन गन जैसे निकलने वाले कठोर सवालों की बारिश के सामने वो घमंडी ली किंग पूरी तरह से हेल्पलेस और बेबस थी। खोखले आम गेम्स और मजाक छोड़कर वो बेचारी लड़की शर्म और डर के मारे एक साथ मिलाकर ठीक 2 शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। इससे पहले कि हीरो शांति से बैठकर अपना नाश्ता खाता, गुस्से से भरी हुई अहंकारी ली किंग हवा की तरह तेज उड़ती हुई वहां अचानक पहुंची और ठीक सामने आकर भोली रुयान का हाथ पकड़कर उसे वहां से दूर घसीट ले गई। हीरो ने अपनी चाल चलते हुए आराम से एक ताकतवर स्पिरिचुअल स्टोन का तुरंत इस्तेमाल किया ताकि दूर खड़े होकर भी दोनों की आपस की सीक्रेट बातें ठीक से सुन सके। राज खुला कि ली किंग असल में ल्यू रुयान की खानदान की ही सदस्य थी। उसने रुयान को गुस्से में समझाया कि ये गार्ड अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए उससे दूर रहो। ली किंग ने झूठ बोला कि उसकी खुद की शक्तिशाली फॉर्मेशन को हीरो ने इशारे से तोड़ दिया है। ये बातें सुनकर रुयान को लगा कि मास्टर चाहते हैं कि वो इस शांत गार्ड जैसी एल्डर वाली मेंटालिटी रखे। अगले दिन ली किंग ने हीरो को गुस्से में आकर सीधा मौत जैसा चैलेंज दे दिया। अगर वो जीती तो हीरो शहर छोड़ देगा, वरना वो झुककर उस हीरो को मास्टर मान लेगी। मैदान पर आते ही लड़की ने एम्बुश एक्टिवेट कर दिया। हीरो ने उंगलियों से हवा में सर्कल्स ड्रॉ किए। वहां विशाल ग्रेट फॉर्मेशन ऑफ एक्सॉर्सिज्म प्रकट हुई, जिसका रंग गहरा लाल था। एक डेफनिंग डेटोनेशन आई और ली किंग की बेकार फॉर्मेशन गीले कागज की तरह डिसइंटीग्रेट हो गई। लड़की शॉक्ड थी। ये नजारा उसके लिए बेइज्जती जैसा था, क्योंकि अब उसे इस रद्दी गार्ड को हमेशा अपना महान मास्टर ठीक से और इज्जत के साथ हमेशा कहना पड़ेगा। भाई यहाँ पे इस नाटकबाज लड़की का वो विशाल और खोखला घमंड पूरी तरह से आकर सीधा मिट्टी वाली जमीन पर बुरी तरह से गिरकर हमेशा के लिए पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है। ली किंग ने नहीं सोचा था कि वो इतनी बुरी तरह हार जाएगी। जैसे ही उसे हार का एहसास हुआ, उसकी हालत ऐसी हुई जैसे उसने जहर खा लिया हो।
ये दुनिया पलट जाने जैसा था। अजीब बात थी कि अब वो रुयान को बड़ी बहन जैसी कैडेट बुला रही थी और लीकिंग को आर्म गार्ड यानी हीरो को मास्टर बुलाना पड़ेगा। भाई क्या लॉजिक है। ओवर पावर्ड बनने के चक्कर में राइटर ने सिस्टम हैंग कर दिया। शर्म से लीकिंग का चेहरा पीला पड़ गया। बड़ी मुश्किल से कपकपाते होठों से एक बैरली ऑडिबल आवाज निकली जिसमें उसने मास्टर कहा। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी। सिस्टम बोला कि बेहतरीन काम है, एक ग्रेट मास्टर ऑफ फॉर्मेशंस डर कर तुमको मास्टर बुला रही है। सिस्टम चिल्लाया कि होस्ट डिविनिटी की तरह है। इनाम में हीरो को रूल्स का फ्रैगमेंट मिल गया। ये रिवॉर्ड देखकर हीरो के होठों पर शातिर मुस्कान आई जिसे रोक पाना तूफान को रोकने से मुश्किल था। हीरो का एरोगेंट रूप देखकर डर के मारे लीकिंग के मुंह से डिस्पेयर की चीख निकली। बिना पीछे मुड़े वो जान बचाकर भाग निकली। घर आकर हीरो ने नए फ्रैगमेंट को बाहर निकाला। ये ताकतवर एक्सटियन सीधा जाउटियन को गाइड करता है और भयंकर ट्रांसफॉर्मेशंस एनकंपस करता है। वज्रे के महान राजा और जैंगियान की मदद से हीरो ने द 7 स्टार्स ऑफ द ग्रेट बियर की अल्टीमेट फॉर्मेशन डिप्लॉय कर दी। इस फॉर्मेशन में सेलेस्टियल आई को परफेक्ट गाइड और स्टार्स को फाइनल पॉइंट की तरह इस्तेमाल किया जाता था। राइटर साहब, एस्ट्रोलॉजी चल रही है या एनिमे? लगता है सिस्टम किसी पंडित ने बनाया है। इस पनिशमेंट वाली फॉर्मेशन के आगे सुप्रीम किंगडम का कोई एक्सपर्ट आ जाए तो बचने का चांस नहीं था। हीरो खुश था क्योंकि सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए मास्टर कार्ड मिल चुका था। अगले दिन जब हीरो लाइब्रेरी पहुंचा तो लगा कि शर्म के मारे लीकिंग वहां से रिजाइन कर देगी, पर वो बेशर्मों की तरह डायरेक्टर के साथ खड़ी थी। हीरो उनकी प्राइवेट बातचीत सुनकर सरप्राइज हुआ। ये वही लीकिंग थी जिसे सेक्रेड रिलेशनशिप्स बनाने में स्ट्रगल करना पड़ता था। पता चला कि लाइब्रेरी का डायरेक्टर दरअसल उसका सगा बाप था। भाई, यहाँ पूरी लाइब्रेरी इनके खानदान की निकली। प्लॉट आर्मर अलग लेवल पर है। दोपहर का समय आया। जब हीरो नैप ले रहा था, किसी ने हाथ पर टैप किया। पीछे घूमकर देखा तो हैरानी की हद नहीं रही। लीकिंग गुस्सा भूलकर हनीड आवाज में उसे प्यारा सा मास्टर बुला रही थी। पिछली रात उसने रुयान को हैरस करके सच्चाई निकलवाई। उसे फेक आइडेंटिटी पता चल गई कि हीरो गॉड ऑफ द स्वॉर्ड का मार्शल ब्रदर है। लेकिन चालाक लीकिंग ने किसी को नहीं बताया कि वो ऑफिशियली हीरो की डिसाइपल बन चुकी है। उसने मासूमियत से पूछा कि मास्टर, क्योंकि मैं स्कूल में ऑफिशियली शामिल हो चुकी हूँ तो क्या मुझे ग्रैंड मास्टर से मिलना नहीं चाहिए? हीरो ने ठंडी आवाज में कहा कि वो ग्रैंड मास्टर यहाँ नहीं है। उसे नहीं पता कि वो कहाँ है। ये ब्लडी जवाब सुनकर फिर से लीकिंग स्पीचलेस होकर खड़ी रह गई। ठीक उसी मोमेंट भोली ल्यू रुयान वहाँ हीरो से आर्ट ऑफ द स्वॉर्ड पर एडवाइस लेने आई। ये परफेक्ट वक्त था। हीरो ने दिल में स्क्रीम किया क्योंकि अब वक्त आया था कि प्यारी कैडेट को नए डिसाइपल से इंट्रोड्यूस करवाए। हीरो ने शैतानी मुस्कान से पुकारा कि लीकिंग इधर आओ और मार्शल आंट को ग्रीट करो। भाई, हीरो ने लड़की की बेइज्जती करके टिकट काट दिया। ये सुनते ही लीकिंग शर्म से ऐसी लाल हुई कि वो गायब होना चाहती थी। सिर्फ 2 दिन पहले उसने दूसरों को हीरो से हमेशा दूर रहने की बातें सिखाई थी और आज खुद उसकी डिसाइपल बन चुकी थी। ये मेंटल टॉर्चर चल रही थी। इस घटना ने भोली ल्यू रुयान को भी कंफ्यूज कर दिया। रुयान ने हैरानी से पूछा कि ये क्या चल रहा है। हीरो ने बीच में बात बनाते हुए कहा कि कैडेट सुनो, जब ये लीकिंग जुड़ना चाहती थी इसके दिल की फीलिंग्स सिंसियर थी। इसके जज्बात इतने डीप थे कि वो आंसू बहाकर रोने लगी थी। इसके नाटक को देखकर मैं एल्डर होकर रिजेक्ट नहीं कर सका। लीकिंग गुस्से में चिल्लाई कि ये बकवास है। रोयान, मेरी बात सुनो। पर जब उसने देखा कि वो अपने केस को खराब कर रही है तो रोयान ने ऐसा एक्सप्रेशन दिया जैसे वो कह रही हो कि मैं सब समझ गई। लीकिंग ने फाइट हार मान ली। आने वाले दिनों तक हीरो ने खामोशी से रूल्स की असली पावर समझने में खुद को डिवोट कर दिया। उसे सुप्रीम लेवल तक पहुंचने में समय नहीं लगने वाला था। तभी नई न्यूज नोटिफिकेशन आई। लिखा था कि ईविल कल्टीवेटर्स ने ट्रबल्स फैलाना शुरू कर दिया है। नागरिकों को घरों में सुरक्षित रहने की एडवाइस दी जाती है। दुनिया में 20 साल बाद मॉन्स्टर्स की बड़ी टाइड आती थी। लग रहा था कि ज़ियांग के लिए बड़े अपहीवल्स की तैयारी चल रही है। जब हीरो अकेले शांत दिमाग से सोच रहा था कि क्या उसकी महान सेक्ट को इस नई मुसीबत में ठीक से इंटरवीन करना पड़ेगा, तभी लाइब्रेरी के एंट्रेंस पर एक आईसी सिलुएट प्रकट हुई। उस अनजान शैतान आदमी के हाथ में ईविल स्टेलर स्टोन कसी हुई थी। वो कंटिन्यूसली अपनी डिमोनिक एनर्जी को पत्थर के अंदर इंजेक्ट कर रहा था। ये बॉम्ब एक्सप्लोड होने वाला था। लगता है विलेन बनकर राइटर ने सस्ती बॉम्ब फिटिंग चलाई है। जैसे ही दुश्मन बॉम्ब फेंकने वाला था, वॉइड से एक ताकतवर हाथ बाहर आया और स्टोन पकड़ लिया। हीरो ने भारी आवाज में कहा, मेरे दोस्त, शांत जगह पर बकवास टॉलरेट नहीं होगी। अगले ही पल हीरो ने अनजान आदमी के गले को दबोचा और एक झटके में उसका टिकट काट दिया। मौत के साथ हीरो की डिवाइन कॉन्शियसनेस स्पिरिचुअल मेमोरी के अंदर उतर गई। हीरो ने कांड समझ लिया। बॉडी की पेटी बनाकर हीरो लीकिंग को ढूंढने गया। उसने वार्न किया कि आज रात उसके पिता की लाइफ डेंजर में पड़ने वाली है। मेमोरीज से पता चला कि अनडेड वॉरियर्स टाइड के वैंगार्ड थे। उनका मकसद ली डाउमिंग और सिटी की डिफेंस फॉर्मेशन तोड़ना था। रात को ली रेजिडेंस में खूनी कॉन्फ्लिक्ट ब्रेकआउट हो गया। दोनों तरफ से अटैक्स आसमान हिला रहे थे। रात भर लड़ाई चली और डॉन की पहली लाइट में जंग खत्म हुई। लेकिन तब तक नेबरहुड खून का दरिया बन चुका था, जहां चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी, जो किसी भी बुरे सस्ते डरावने नर्क के डरावने नजारे से बिल्कुल कम नहीं था।
हीरो द्वारा ली फैमिली की औरतों को दी गई उस ताकतवर स्पिरिचुअल फॉर्मेशन स्टोन ने उनके लिए सच में एक नए जन्म जैसा काम किया था। जब अगले दिन हीरो लाइब्रेरी पहुंचा तो वहां ली किंग पहले से ही हाथ जोड़े रिस्पेक्टफुली उसका इंतजार कर रही थी। उसने श्रद्धा से कहा कि महान मास्टर, मेरे पिता की तरफ से आपके लिए ये एक छोटी सी भेंट है, कृपया इसे एक्सेप्ट करें। यहाँ पे तो पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया है, भेंट में लग्जरी आइटम्स दे रही है। हीरो ने मन ही मन खुशी से चिल्लाते हुए सोचा, डैम, मुझे ये सुपर कार्स और मैनर्स दे दो। दूसरी तरफ जैसे जैसे वो खतरनाक मॉन्स्टर्स की टाइड नजदीक आ रही थी, शियांग हे शहर के सारे हालात और भी अनकंट्रोलेबल और खराब होते जा रहे थे। हालात इतने बिगड़ गए कि मजबूर होकर अथॉरिटीज को दूर से पावरफुल रीइंफोर्समेंट्स तुरंत भेजनी पड़ी। नए आलीशान मैनर में शिफ्ट होने के बाद हीरो ने वहां अपने पहले विजिटर का स्वागत किया, जो कोई और नहीं बल्कि उसकी प्यारी डिसाइपल लियू रुयान थी। पर रुयान का मूड आज बहुत ज्यादा खराब था। उसने उदास होकर पूछा कि एल्डर ब्रदर, क्या आपने उस भयंकर टाइड के बारे में सुना है? टाइड के असल में 3 लेवल होते हैं, ऑर्डिनरी, डिफिकल्ट और एबिसल। ठीक 20 साल पहले सिर्फ एक मामूली ऑर्डिनरी लेवल टाइड ने ही शहर में काउंटलेस लोगों का हमेशा के लिए टिकट काट दिया था। लेकिन इस बार टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन से पता चला है कि ये डिजास्टर सिर्फ शियांग हे तक नहीं रुकेगा। ये पूरे टेरिटरी को तबाह करने वाला स्केल पर रिवोल्ट होगा और इसका डेंजर लेवल सीधा एबिसल लेवल के आखिरी सीलिंग तक पहुंचेगा। रुयान ने डर से कांपते हुए बताया कि बाहर की ताकतवर रीइंफोर्समेंट्स आने के बाद भी हमारे जीतने के चांसेस बेहद स्लिम हैं। शियांग हे के सारे टॉप लीडर्स हार मानकर बैक टू द वॉल खड़े हैं। उन्होंने सबसे वर्स्ट सिचुएशन की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें पूरे शहर का तबाह होना और उसके निर्दोष लोगों का हमेशा के लिए पैक हो जाना तय माना जा रहा है। रुयान ने घुटनों के बल बैठकर भीख मांगते हुए कहा कि एल्डर ब्रदर, कृपया मेरा ये जरूरी मैसेज हमारे महान मास्टर तक पहुंचा दें। पूरा शियांग हे शहर पेरिल में है। हम महान मास्टर से दोनों हाथ जोड़कर बेग करते हैं कि वो अपना रिट्रीट छोड़कर वापस आएं, ताकि शियांग हे के निर्दोष लोगों को इस भयंकर डिजास्टर से बचा सकें। हीरो मन में सोचने लगा कि वो इस शहर में इतने लंबे समय से चुपचाप जिंदगी बिता रहा है। ये कहना गलत होगा कि वो इस जगह और यहाँ के लोगों से बिल्कुल भी अटैच्ड नहीं है, पर हकीकत ये थी कि उस विशाल आर्मी जिसमें हंड्रेड्स ऑफ स्टेलर बीस्ट्स भरे होंगे, उनके सामने खुद इतना ओवर पावर्ड हीरो भी क्लियर नहीं था कि वो उन सबको अकेला ठीक से रोक पाएगा या नहीं। भाई, ये कैसा डरपोक हीरो है, इतना बफ ले लिया फिर भी बीस्ट से फट रही है। पर रुयान को शांत करने के लिए हीरो ने बोला कि रुयान, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं एज सून एज पॉसिबल मास्टर को कांटेक्ट करके सारी सिचुएशन बता दूंगा। लियू रुयान के रोते हुए वहां से निकल जाने के बाद हीरो ने शांति से एक लॉन्ग साई ली। जैसे ही रुयान बाहर गई, हीरो के शार्प सेंसेस ने तुरंत नोटिस किया कि 2 सिनिस्टर ऑराज उसका चुपचाप पीछा कर रही थी। हीरो समझ गया कि ये दोनों इविल लोग पक्का उसी खतरनाक ग्रुप के मेंबर्स हैं जिन्होंने ठीक कुछ दिन पहले लाइब्रेरी को धमाके से उड़ाया था। हीरो ने बिना टाइम वेस्ट किए एक्शन लिया और एक ही इंस्टेंट में हवा में रेड स्वॉर्ड्स का शक्तिशाली फ्लैश चमक उठा। इससे पहले कि वो दोनों दुश्मन कोई घटिया चाल चलते या रिएक्ट भी कर पाते, उनके सिर धड़ से अलग होकर ठीक जमीन पर रोलिंग कर रहे थे और दोनों का वहीं परमानेंट टिकट कट गया। हीरो ने तुरंत अपनी एबिलिटी से उनकी सोल सर्वे की। इन्फॉर्मेशन से उसे पता चला कि ये सारे घटिया इंडिविजुअल्स एक भयंकर और इविल सेक्ट के थे जिसका नाम चुशिन कल्ट था। उनका सबसे करंट प्रायोरिटी टारगेट और कोई नहीं बल्कि खुद शियांग हे का महान गॉड ऑफ द स्वॉर्ड था। पर प्रॉब्लम ये थी कि जिन 2 शैतानों की अभी पेटी बना दी थी, वो दोनों इतने लो लेवल के एम्प्लॉइज थे कि उन्हें मास्टर प्लान के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। हीरो ने सोचा कि ठीक है, इस मैटर को वो बाद में टेक केयर कर लेगा। वक्त के साथ शहर की हवा में मौजूद मैजिकल एनर्जी दिन ब दिन और ज्यादा कियोटिक और अनस्टेबल होती जा रही थी। उस डार्क एनर्जी के असर से सारे आम म्यूटेटेड बीस्ट्स अब पर्टिकुलरली बेहद फिरोशियस और ब्लडथर्स्टी बन चुके थे। उन खतरनाक और पगलाए म्यूटेटेड बीस्ट्स की वजह से होने वाली ट्रबल्स अब पूरे शियांग हे शहर में आग की तरह ब्रेकआउट हो रही थी। उस दिन हीरो रोज की तरह वही आम कपड़े पहनकर शहर की सिचुएशन असेस करने के लिए चुपचाप अपने मैनर से बाहर निकला था। लेकिन जब शाम को वो ठीक अपने घर वापस लौटा तो अचानक इन ह्यूमन वायलेंस की एक तेज और भयंकर ऑरा ने उसके सेंसेस को स्ट्राइक किया। अंदर जाते ही हीरो हैरान रह गया, क्योंकि उसकी प्यारी आलीशान विला पूरी तरह से रैलिस्ड हो चुकी थी और हर तरफ बस रियल केओस ही फैला हुआ था। पूरा मैनर टूट चुका था। दीवारों और फर्श पर बड़े और डीप क्लॉज के निशान थे, जिससे पता चल रहा था कि वहां खतरनाक झड़प हुई है। और सबसे बड़ी टेंशन की बात यह थी कि लोमड़ी श्याबाई ठीक वहां से पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। हीरो ने टेंशन में सोचा कि शायद सिचुएशन इतनी थिन हो गई थी कि खुद शक्तिशाली श्याबाई भी अपने आप को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाई और बीस्ट फॉर्म में चली गई। जैसी घर वापसी हुई, महसूस हुआ कि फिजा में कोई गैर इंसानी हिंसा घुल चुकी है। पूरा विला तहस नहस हो चुका था। हर तरफ बस बर्बादी का मंजर दिख रहा था। दीवारों और फर्श पर पंजों के गहरे निशान बन चुके थे और सबसे बड़ी बात ये कि शाओबाई वहां से गायब हो चुका था। भाई, शाओबाई जैसा शांत बंदा भी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया, ये तो सच में हैरानी की बात है। खैर, हमारे स्पिरिचुअल पैक्ट की वजह से उसकी लोकेशन ढूंढने में देर नहीं लगी। उस वक्त लोकल एग्रीकल्चरल मार्केट किसी बम धमाके वाली जगह जैसा लग रहा था।
शाओबाई अपने 9 टेल्ड फॉर्म में वापस आ गया था और उसकी आंखें गुस्से से बिल्कुल लाल हो चुकी थीं। वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म कर रहा था। बिल्कुल तभी जब वो एक मासूम नागरिक को अपना निशाना बनाने वाला था, तभी हमारे 7 वुल्व्स ने अपना काम दिखाया। क्लैक! एक जोरदार थप्पड़ उसकी पीठ पर पड़ा। शाओबाई की आंखों में पल भर के लिए होश आया, लेकिन वो फिर से अपनी रेज में डूब गया। मेरे हाथ में मौजूद 7 वुल्व्स का हर एक वार क्रिटिकल ब्लो साबित हो रहा था। कुछ ही पलों में शाओबाई को उसके ह्यूमन फॉर्म में वापस लाया गया, जिसके बाद वो आंखें घुमाते हुए जमीन पर ढेर हो गया। इसके बाद लॉ ऑफ गेज का इस्तेमाल किया गया। इस एबिलिटी ने तुरंत घायल लोगों को अपनी लपेट में ले लिया, उनकी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ दिया और नए फ्लैश को रीजनरेट कर दिया। पल के झपकते ही सबके जख्म भर गए। घर पहुंचकर शाओबाई की हालत का ढंग से जायजा लिया गया। सच तो यह है कि हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था और अगर वक्त पर ध्यान नहीं दिया जाता तो वो एक खूंखार दरिंदा बन जाता। ये सोचते ही तुरंत स्पिरिचुअल कंडेंसेशन पिल निकाली गई। एक एक्सपर्ट हीलिंग मसाज के साथ उस दवा ने काम किया और शाओबाई जल्दी ही होश में आ गया। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि ये मुसीबत उसके लिए एक वरदान बन गई। शाओबाई का लेवल अप होने वाला था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते उसकी 3 टेल्स के साथ एक चौथी टेल भी निकल आई। ऑटर की पूरी फैमिली अब किंग लेवल से सीधा एम्परर लेवल पर पहुंच गई थी। रिवॉर्ड के तौर पर ऑथेंटिक ट्रीटी ऑफ द फोर्ज की एक कॉपी मिली। चलो, सिस्टम को कम से कम इतना तो पता है कि हालात टेंस है, इसलिए वो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए गिफ्ट भेज रहा है। कम से कम इस सिस्टम में थोड़ी इंसानियत तो बची है। शाओबाई को आराम से लेटाकर तुरंत इल्यूशन ऑफ अवेकनिंग में ध्यान लगाया गया ताकि इस ट्रीटी को समझा जा सके। ये ट्रीटी रेंटेयर का एक अनमोल खजाना थी, जिसमें डिवाइन वेपन्स बनाने के सारे सीक्रेट तरीके लिखे थे। अगर दिल किया तो एक और डिवाइन स्वॉर्ड भी फॉर्ज की जा सकती थी। मगर दिक्कत यह है कि हाई लेवल वेपन बनाने के लिए उतने ही हाई लेवल मटेरियल्स की जरूरत होती है, जो फिलहाल सिर्फ एक सपना ही था। पर रुको, 9 टेल्ड फॉक्स का ख्याल आते ही दिमाग की बत्ती जली। क्राफ्ट्समैनशिप की रहस्यमयी आर्काइव्स में लिखा था कि 9 टेल्ड फॉक्स के शरीर का हर हिस्सा बेशकीमती ट्रेजर होता है, यहाँ तक कि उसका छोटा बाल भी बेहद यूजफुल माना जाता था। ये सोचते ही उसने नया मास्टर प्लान बनाया। सोती हुई शाओबाई की तरफ देखते हुए हीरो आहिस्ता से उसकी पूंछ के सिरे पास पहुंचा और चुपचाप बाल काट लिए। भाई, ये क्या लॉजिक है? ओवरपावर्ड बनने के चक्कर में बेचारी लोमड़ी के बाल काट रहा है। हीरो ने ऑथेंटिक ट्रीटी ऑफ द फोर्ज को बारीकी से पढ़ा और समझ लिया। जब हीरो उन सफेद बालों में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी इन्फ्यूज कर रहा था, अचानक बालों की सतह पर मिस्टीरियस रून्स प्रकट होने लगे। देखते ही देखते वो मामूली बाल हजारों स्टील नीडल्स में बदल गए, जिनकी चमक ग्लेशियल ग्लो जैसी खतरनाक थी। आखिर में उसने इस खतरनाक सेट में एक एडवांस्ड मैकेनिज्म जोड़ दिया। इस तरह एक सीक्रेट, एक्सक्विजिट और यूनिक वेपन ऑफिशियली तैयार हो गया। हीरो ने इस अस्त्र का नाम गर्व से यी बाओ यूलिया नीडल्स रखने का ऐलान किया। भले ही ये हथियार सियांटियन इंगडम के किसी भी एक्सपर्ट की आसानी से तुरंत ही पेटी बना सकता था, लेकिन हीरो को इस सच का अंदाजा नहीं था कि यही यी बाओ यूलिया नीडल्स आगे चलकर चूशन कल्ट के दुश्मनों को रिपेंड करने के लिए उसकी सबसे सीक्रेट बूट बनने वाली थी। अगले दिनों में श्यांगहे शहर में हलचल तेजी से बढ़ चुकी थी। शहर के लोग रिलेंटलेसली अपने बचाव के लिए एक विशाल डिफेंसिव फोर्ट्रेस बनाने में दिन रात एक कर रहे थे। एक अजीब मॉरल एटमॉस्फेयर ने हर इंसान के दिल को एनवेलप कर लिया था। पर तभी अचानक वहां पर एक बेहद शैटरिंग र्यूमर हवा में फैलने लगी। उस अफवाह ने लिटरली पूरे शहर के लोगों के दिमाग में आग लगा दी थी। खबर आई कि श्यांगहे का महान गॉड ऑफ द स्वॉर्ड वापस आ चुका है और वो वैली ऑफ द स्वॉर्ड गॉड में मौजूद है। जब हीरो ने अपने घर की बड़ी स्क्रीन पर लाइव इमेजेस देखी तो उसे आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो वहां बैठा कंप्लीटली हेल्यूसिनेट कर रहा था। आखिर हीरो को इस बड़ी बात का पता कैसे नहीं था? पर जब लाइव इमेजेस में ब्लैक ड्रेस पहने हुए सिलुएट को क्लियरली देखा गया तो पता चला कि वो अनजान इंसान बिल्कुल महान हीरो जैसा ही दिखता था। वो हीरो की शक्ल का एग्जैक्ट क्रैश्ड पोर्ट्रेट लग रहा था। हीरो ने गुस्से में सोचा कि ये घटिया बकवास है। कोई दुश्मन उसका रूप धारण करके इम्पोस्टर बन चुका था। यहाँ पे तो पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया। ओरिजिनल हीरो टीवी देख रहा है और नकली जलवे बिखेर रहा है। खबर सुनते ही सारे लोग पागलों की तरह वैली ऑफ द स्वॉर्ड गॉड की तरफ निकल पड़े। यहाँ तक कि पुलिस और मार्शल आर्ट्स एकेडमी के बड़े एक्सपर्ट्स भी मैदान पर ठीक इकट्ठे हो गए थे। वो सब वहां महान गॉड ऑफ द स्वॉर्ड की वापसी एडमायर करना चाहते थे। पर वहां खड़ा इम्पोस्टर अपनी क्रशिंग ऑरा छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसकी टिरानिकल स्वॉर्ड ऑरा फ्रेनेटिकली हवा में स्टर कर रही थी, जैसे वो स्टॉल लगा रहा हो। भाई, ये क्या लॉजिक है? गॉड ऑफ द स्वॉर्ड मेले का मदारी बन गया है। भीड़ में सबसे पहले जिसने इम्पोस्टर की असलियत पर ध्यान दिया वो हीरो की लॉयल डिसाइपल लियू रुयान थी। उसे तुरंत महसूस हुआ कि वहां कुछ गड़बड़ रिंगिंग कर रही है। उसने हैरानी से मन ही मन सोचा कि मास्टर वापस आए हैं। अगर ऐसा है तो हम डिसाइपल्स को भनक कैसे नहीं लगी? इसके अलावा स्टेज पर खड़े इंसान की ऑरा मास्टर की शांत ऑरा से टोटली डिफरेंट थी। असल मास्टर की शख्सियत तो महान रेक्लूस सेज जैसी शांत थी। उनकी चमकती ऑरा दुनिया के मोह माया से रिमूव थी और एक ट्रांसेंडेंट रूप दर्शाती थी। लेकिन ये नकली इंसान पावर को ऐसे निकाल रहा था जैसे उसके पास कोई एबिलिटी हो जिसे डिस्प्ले करना कंप्लीटली अलाउड ना हो।
जैसे जैसे जमीन पर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी, फॉल्स गॉड ऑफ द स्वॉर्ड ने आवाज अहंकार के साथ प्रोजेक्ट किया। उसने ऐलान किया कि उसने इस शहर को कितनी बार तबाही से बचाया है, तो अब वक्त आ गया है कि वो मेहनत के बेनिफिट्स को आराम से रीप करे। उस फेक आदमी के लालची शब्दों को सुनते ही मैदान में खड़ी लाखों लोगों की भीड़ उबलने लगी और बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गई। उन भोले लोगों ने अलायस में अपने पास मौजूद सारे कीमती गुड्स नकली हीरो के कदमों में रखने शुरू कर दिए। तभी अचानक वहां पर एक ठंडी स्क्रीमिंग आवाज गूंजी, तुम सब यहीं शांति से खड़े रहो। ये आवाज रुयान की थी। गुस्से को कंट्रोल करते हुए ल्यू नुयान ने अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड मयान से बाहर निकाली और धार ब्लैक ड्रेस वाले आदमी के चेहरे पर पॉइंट कर दी। उसने चिल्लाते हुए चैलेंज किया कि तुम बिल्कुल भी गॉड ऑफ द स्वॉर्ड नहीं हो सकते। राइटर का प्लॉट आर्मर यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। एक छोटी डिसाइपल ने पब्लिक के सामने अकेले इतने बड़े सिस्टम को चैलेंज कर दिया। ये नाटक लाइव फीड पर देखते ही हीरो 1 सेकंड में सब कुछ समझ गया। उसने अंदाजा लगाया कि ये पक्का कल्ट ऑफ द बीस्टियल गॉड के हर्मिट्स का गैंग होगा। वो सारे दुश्मन पब्लिक ओपिनियन के मैसिव प्रेशर को घटिया टूल की तरह यूज करके हीरो को वहां आने के लिए फोर्स करना चाहते थे। ल्यू रुयान के बोल्ड चैलेंज के बाद ली किंग और एकेडमी के डायरेक्टर ने बिना डर के कदम आगे बढ़ाया। उनकी आंखों में गॉड ऑफ द स्वॉर्ड का प्रेस्टीज सॉइल्ड नहीं हो सकता था। ये विरोध देखते ही उस ब्लैक क्लोथ्स वाले खतरनाक आदमी ने नाटक बंद कर दिया। अगले ही पल उसकी तलवार से निकली वायलेंट ऑरा ने इंस्टेंट ठीक पूरी वैली को स्वीप कर लिया। उस शैतान ने गरजते हुए चिल्लाया कि श्यांग हे के हीरो सामने आकर ठीक टकराओ। वहां नीचे खड़े आम सिविलियंस उस क्रशिंग प्रेशर को बर्दाश्त करने में स्ट्रगल करने लगे। उन मासूम लोगों के नाक और मुंह से लाल लिक्विड इंस्टेंटली फ्लो होने लगा, जैसे टिकट कटने वाला हो। वो चाहता था कि महान हीरो आखिर में डिसऑनर्ड हो जाए। उस आदमी ने डार्क स्पिरिचुअल एनर्जी से वहां एक टेरिफाइंग ग्रेविटी जोन फॉर्म कर दिया। ये सेलेस्टियल पावर आसमान से जमीन पर ऐसी गिरी जैसे वैली के जिंदा लोगों को क्रश करके इंस्टेंटली पेटी बना देगी। पर तभी हराइजन पर एक भयंकर पर्पल ग्लो आकर ठीक उसके सीने पर स्ट्राइक होने वाली थी। दोस्तों, इससे पहले कि वो नकली बहरूप या होश वापस ला पाता, पर्पल ग्लो हजारों किलोमीटर की दूरी 1 सेकंड में तय करके उसके सामने आकर खड़ी हुई। उस ग्लो को देखते ही नकली शैतान का दिल धड़कना बंद हो गया। जब तक डर के मारे वो कोई रिएक्शन देता, बहुत देर हो चुकी थी। ओवरपावर्ड हीरो की चमकती महान डिवाइन सोर्ड जीवेई ने आसमान से हजारों बिजलियों की भयंकर फ्यूरी को एक साथ अनलीश किया और पल भर में दुश्मन के सीने को बुरी तरह चीर दिया। तुरंत वहां ब्लैक रोब पहने हुए नया शक्तिशाली सिलुएट प्रकट हुआ और उसने दुश्मन के टॉर्सो में धसी खतरनाक ब्लेड एक झटके में आराम से बाहर निकाल ली।